भारत माता की, भारत माता की, विश्वनाथ महाराज की, विश्वनाथ महाराज की। साथियों, सबसे पहले तो मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं, वाराणसी की धरती को। मेरा ननिहाल यहाँ है, मेरी माता से यहाँ पैदा हुई है, तो स्वाभाविक सी बात है, तरीके से हमारी जड़ वाराणसी में। मैं आप लोगों से यहाँ पे भाषणबाजी नहीं करूंगा, तो जब भी मैं कोई सवाल पूछूं तो आप तुरंत उसका जब उत्तर दे दीजिए। ये 1 to 1 चलेगा, क्योंकि मैं नेता नहीं हूं, इसलिए भाषण देने की आदत नहीं, इसलिए 1 to 1 करेंगे। जीवन में रहने के लिए घर की जरूरत है, बहुत जरूरत होती है घर की। जरूरत होती नहीं होती है। लेकिन घर जरूरी है भोजन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यानी घर से जरूरी है भोजन, ठीक है। अब भोजन जरूरी है, जल। भोजन के बिना भी 2-4 दिन रह सकते हैं, लेकिन जल। अब जल जरूरी है या वायु? यानी घर से ज्यादा जरूरी भोजन, भोजन से ज्यादा जरूरी जल, और जल से ज्यादा जरूरी वायु। ऐसे ही देश के लिए एयरपोर्ट, ऑडिटोरियम, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हॉल, जो दुनिया चीजें हैं, उनसे ज्यादा जरूरी होता है अच्छा कानून। क्योंकि देश सड़क से नहीं चलता, देश बस स्टैंड से नहीं चलता। हम लोग कहते भी हैं ये देश किससे चलता है? संविधान से। सुनते नहीं सब लोग? 2 चीजें तो सब कहते रहते हैं, इस देश में कानून का राज है, ये सब लोग कहते हैं। कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ है। तो जिस चीज से ये देश चल रहा है, यानी कानून से चल रहा है, वो कानून अच्छा होगा तो राज अच्छा होगा, कानून घटिया होगा तो राज। इसलिए जैसे शरीर के स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध वायु जरूरी है, ऐसे देश के लिए शुद्ध अच्छा कानून जरूरी है। और एक बात और मैं आपको बताऊं, 1 किलोमीटर की सड़क बनाने में कम से कम 10 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, और उस 1 किलोमीटर की सड़क से ज्यादा 1 करोड़ लोगों को फायदा होता है। लेकिन कानून फ्री में बनता है, और कानून से पूरे देश को फायदा होता है। सहमत है नहीं सहमत? कानून बनाने की कोई लागत तो नहीं है ना, कोई लागत नहीं कानून बनाने की। आप लोग थोड़ी देर के लिए फोन स्विच ऑफ कर ले, दोबारा कब मुलाकात होगी नहीं होगी भगवान जाने कब होगी। 1-1.5 घंटे के लिए मोबाइल साइलेंट कर ले, स्विच ऑफ कर ले, जो उचित लगे वो कर लीजिए। क्योंकि अगले 1.5 घंटे में हम जो बात करने वाले हैं वो रिपीटिंग नहीं है। दूसरा, उसकी चर्चा कभी आपको टीवी में नहीं होती है, न उसमें कभी आर्टिकल लिखा जाता है, न कभी अखबारों में लेख भी लिखा जाता है। हम बड़ी टेक्निकल बात करने जा रहे हैं, हंसने हंसाने का भी मौका नहीं मिलेगा, इसलिए बहुत सीरियस समझ लीजिएगा। ये कोई यार चुटकुलेबाजी में करते नहीं है, आदत नहीं है भाई ज्यादा करने। कुछ ऐसे फैक्ट आपको बताने जा रहे हैं। हमारे देश में संविधान चलता है। क्या चलता है? संविधान का संधि विच्छेद करिए, क्या हुआ? संविधान। ऐसा विधान जो सबके लिए समान रूप से लागू हो, उसको कहते हैं संविधान। लेकिन संविधान के लिए हमारे पास अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, तो हमने कहा कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान बिल्कुल अलग चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल अलग चीज है। संविधान के लिए इंग्लिश में कोई वर्ड ही नहीं है, इसलिए हमने थोड़ा मिलता जुलता था कॉन्स्टिट्यूशन तो अडॉप्ट कर लिया। एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब विधान। एक कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूशन उससे बना कॉन्स्टिट्यूट से, यानी विधान। तो विधान हमारे यहाँ विधान नहीं है, संविधान। संविधान के लिए कोई शब्द ही नहीं है। जैसे धर्म अलग है, रिलीजन अलग है। धर्म के लिए कोई शब्द नहीं है, तो हमने रिलीजन पे अडॉप्ट कर लिया। एक्चुअल में रिलीजन बिल्कुल अलग है, धर्म बिल्कुल अलग है। जो लोग
थोड़े सनातन को समझते हैं, अच्छी तरीके से समझते होंगे। धर्म बिल्कुल अलग है, रिलीजन बिल्कुल अलग है, ऐसे संविधान बिल्कुल अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल अलग है। दुर्भाग्यवश हम कहते तो हैं इस देश में संविधान है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे बहुविधान चल रहा है। हिंदू के लिए अलग विधान, मुस्लिम के लिए अलग विधान, पारसी के लिए अलग विधान, ईसाई के लिए अलग विधान। दूसरा, कानून की बात करते हैं। कानून बनाने की एक प्रक्रिया होती है। कानून बनने के पहले एक ड्राफ्ट बनता है, जो संबंधित विभाग एक ड्राफ्ट बनाता है, ड्राफ्ट को पब्लिश करता है, उससे लोगों की राय ली जाती है, फिर राय के आधार पर एक नया ड्राफ्ट बनता है, फिर उसको विधानसभा या लोकसभा में पेश किया जाता है, फिर वहां चर्चा होती है, चर्चा होने के बाद फिर लोगों की ओपिनियन आती है, उस ओपिनियन के बाद फिर से एक फाइनल ड्राफ्ट पास होता है, फिर कानून बनता है। भारत में जितने भी अंग्रेजी कानून चल रहे हैं, किसी एक भी कानून में उन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, तो फिर कानून किस बात के होगा? जैसे घर बनाने की एक प्रक्रिया होती है, भोजन करने की एक प्रक्रिया होती है, कानून बनाने की एक प्रक्रिया होती है। जब अंग्रेजों ने किसी उस प्रक्रिया का पालन किया ही नहीं, ऐसा नहीं कि उन्होंने कानून बनाया, फिर ड्राफ्ट पब्लिश किया, फिर गांधी जी से, नेहरू जी से सबसे ओपिनियन मांगी, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। वो तो लंदन में बनाते थे, यहां लागू करते थे, लंदन में बनाते थे, यहां लागू करते थे। तो किस बात के कानून हो? इसलिए मैं इनको काला कानून कहता हूं। कानून नहीं है, काला कानून है। दुर्भाग्यवश चल रहे हैं। और आज की डेट में हमारा थाना, हमारी तहसील, हमारा जिला, हमारी ब्लॉक, इवन हमारी जेल, सब कुछ अंग्रेजी कानून से चल रहा है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास अपना कानून नहीं है। वैज्ञानिकों ने 104 सैटेलाइट छोड़ दिया। वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे लंबी मार करने वाली अग्नि मिसाइल बना दिया। हमने अग्नि बना लिया, मिसाइल बना लिया, चंद्रमा पे चले गए, मंगल पे चले गए, भगवान ने क्या क्या कर लिया। लेकिन जो काम मुफ्त में हो सकता था, जो कानून फ्री में हो सकता था, उसको नहीं किया, जिससे पूरा देश को फायदा होता। कानून बनाने में कोई एक पैसे की लागत नहीं, एक पैसे की लागत नहीं। भाई कानून बनाना तो जैसे डॉक्टर की ड्यूटी है इलाज करना, ड्राइवर की ड्यूटी है गाड़ी चलाना, टीचर की ड्यूटी है पढ़ाना, सांसद की ड्यूटी क्या है? कानून बनाना। सीधी सी बात है। और जो लोग अपना काम ईमानदारी से न करें, उनको हमारे लोकल भाषा में क्या कहते हैं? एक और शब्द यूज करते हैं, हराम का खाने वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हरामखोर। मैं सांसदों को हरामखोर नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो आदमी हराम का खाए, जो आदमी अपनी ड्यूटी न निभाए, अगर डॉक्टर हराम का खा रहा है, मतलब इलाज नहीं कर रहा, वेतन ले रहा है, हरामखोर हुआ कि नहीं हुआ? ड्राइवर वेतन ले रहा है, गाड़ी नहीं चला रहा, हरामखोर हुआ कि नहीं हुआ? ये कोई शब्द लगता है, कोई गाली थोड़ी है। हराम का खाना हरामखोर। जो आदमी अपना काम नहीं कर रहा ईमानदारी से, लेकिन वेतन भत्ता गाड़ी बंगला ले रहा है, तो क्या हुआ? हरामखोर हुआ। कामचोर कह लो, थोड़ा और उसको नीचे चले जाओ, हरामखोर कह लो। देखिए, जब देश बदल रहा है, पूरी दुनिया बदल रही है, तो हमें भी तो बदलना चाहिए ना। और मैं फिर से, जैसे मैंने कहा था कि जिस तरीके से भोजन से भवन से ज्यादा भोजन, भोजन से ज्यादा जल, जल से ज्यादा जरूरी है वायु, और वायु होगी शुद्ध वायु, ऐसे ही सबसे ज्यादा जरूरी है अच्छा कानून। अच्छा कानून, और कानून ऐसा होना चाहिए जिसके यूज होने की संभावना 90% हो, मिसयूज होने की संभावना 10%। हमारे देश में उल्टा कानून चल रहा है। मिसयूज होने की संभावना 90% है, यूज होने की संभावना 10% है। कानून ऐसा होना चाहिए कि ईमानदार को थाने पे जाने से डर न लगे।
आप लोगों में से कोई थाना जाना पसंद करेगा? कोई एक बार गाली देख चला जाएगा फिर भी थाने जाने की, यार छोड़ो ना, काहे थाने जाना, छोड़ दो ना। ऐसा है कि नहीं? कानून ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री आतंकवादियों का मुकदमा वापस ले और दूसरा मुख्यमंत्री बुलडोजर चलाए। चल रहा है ना बुलडोजर आजकल? ऐसा कानून नहीं होना चाहिए। कानून ऐसा होना चाहिए कि राजा कोई भी हो, शासक कोई भी हो, वो उसको यूज तो मैक्सिमम करे, मिसयूज न कर पाए। जैसा पहले, इसके पहले जो सरकार थी आतंकवादियों को मुकदमा वापस ले रही। 1835 में यहां मैकाले आया था। मैकाले बेसिकली आया था भारतीय संस्कृति को नष्ट करने। उसकी ड्यूटी थी यहां पे। 1835 में जब मैकाले आया तो भारत की कनेक्टिंग लैंग्वेज संस्कृत थी। कनेक्टिंग लैंग्वेज से मतलब उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम को जोड़ने वाली जो भाषा थी वो संस्कृत। तमिलनाडु का आदमी बिहार, बनारस के आदमी से बात करता था तो बनारस वालों को तमिल नहीं आती थी, तमिलनाडु वाले को हिंदी नहीं आती थी, तो कनेक्टिंग लैंग्वेज क्या थी? संस्कृत। मैकाले उस कनेक्टिंग लैंग्वेज को खत्म करने आया था। खत्म करके यहाँ पे इंग्लिश को प्रमोट करने आया था। वो करता भी रहा। इस बीच में 1857 की क्रांति हुई, मंगल पांडे जी ने जो क्रांति किया, उस क्रांति के बाद उसकी ड्यूटी चेंज कर दी गई। एक लॉ कमीशन बनाया गया। वो लॉ कमीशन आज भी चलता है भारत में। उसको बनाया गया था 1857 में, मंगल पांडे की क्रांति के बाद बनाया गया था। और उसका जो पहला अध्यक्ष बनाया गया वो मैकाले को बनाया गया। लॉ कमीशन का जो चेयरमैन था लॉर्ड मैकाले, उसको कहा गया कि स्थिति बहुत खतरनाक हो रही है, तुम कानून बनाओ। कानून बनाओ भारत के लोगों को गुलाम बनाने के लिए, क्योंकि भारत के लोग बहुत डिसिप्लिन्ड लोग हैं, बहुत ही लॉ अबाइडिंग हैं। तो तुम कुछ भी बनाओगे ये उसको फॉलो जरूर करेंगे। मतलब भारत के लोग इतने डिसिप्लिन्ड हैं कि कानून बना के कह दो पैर पे पैर रख के बैठना अपराध है, तो सवाल नहीं करेंगे भाई हम पैर पे पैर क्यों नहीं रख सकते। बोले ठीक है जी, कानून बन गया, हम पैर पे पैर नहीं रखेंगे, खत्म हो गया। ऐसे गाय, ऐसे भारत के लोग गाय हैं। उसने कानून बनाना शुरू किया। जो पहला कानून बनाया 3 साल की मेहनत के बाद, उसको कहते हैं इंडियन पिनल कोड 1860, और वो आज भी चल रहा है। हमारे वकील मित्र बैठे हैं, जानते हैं कि भारत में आज भी 1860 में बना हुआ इंडियन पिनल कोड ही चल रहा है। वो 1860 का इंडियन पिनल कोड भारत में क्राइम खत्म करने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि भारत के लोगों को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। वो इंडियन पिनल कोड वीर सावरकर को काला पानी की सजा देने के लिए बनाया गया था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लोगों को फांसी देने के लिए बनाया गया था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने के लिए बनाया गया था, न कि भारत में अपराध कम करने के लिए बनाया गया था। और अगर ये कानून अच्छा होता तो इसकी एक एग्जांपल आपको बताता हूं। कहते नहीं भगोने में से एक चावल टेस्ट कर लो। अगर ये कानून अच्छा होता तो किसी एक अंग्रेज को सजा होनी चाहिए थी ना। इस देश में जब गुलामी का टाइम था, शासक कौन था? अंग्रेज। अत्याचार कौन करता था? अत्याचार सहता कौन था? और सजा किसको होती थी? तो फिर क्या का कानून? किसी भी अत्याचारी को सजा ना हो, अत्याचार सहने वाले को सजा हो, तो क्या का कानून? कानून तो जो अत्याचारी को सजा दे। आप बताओ, कभी पढ़ा आपने किसी अंग्रेज को सजा हुई? ये डिजाइन ही ऐसा किया गया। ये कानून इसलिए इस तरीके का डिजाइन किया गया क्योंकि जज उनके होते थे। तो इसमें इतना वेग है, हिंदी में क्या कहेंगे, अस्पष्ट है कि जज जो चाहे उसकी वो इंटरप्रिटेशन करे। इसीलिए किसी अंग्रेज को सजा नहीं हुई और आज तक चल रही है। जब ये कानून बन गया, उनको लगा अब क्या करें, इस कानून का इंप्लीमेंटेशन कौन कराएगा। फिर एक कानून उसने अगला बनाया 1861 में, उसको कहते हैं पुलिस एक्ट। ये जो हमारे थाने चलते हैं उसी 1861 वाले पुलिस एक्ट से चलते हैं। अब कानून तो वही है जो अंग्रेजों ने बनाया। तो डिफरेंस क्या आया कि जो पुलिस पहले वायसराय की गुलाम थी, जो पुलिस पहले सत्ता की, अंग्रेजी सत्ता की गुलाम थी, वो वर्तमान सत्ता की गुलाम हो गई।
लेकिन काम वही है, वसूली वाला। पहले अंग्रेजों की वसूली करते थे, अब आजकल। और सबसे बड़ी बात ये, जब जो पार्टियां विपक्ष में होती हैं वो ये आरोप खूब लगाती हैं कि हमको पुलिस परेशान कर रही है। सुनते नहीं सुनते आप लोग? अखबारों में सुनते होंगे, जो विपक्षी दल होगा ये आरोप जरूर लगाएगा, हमको पुलिस परेशान कर रही है, हमको पुलिस परेशान कर रही है। लेकिन कभी कोई विपक्षी पार्टी ये नहीं कहती अंग्रेजी कानून खत्म कर दो, इस कानून को चेंज करो। वो कानून इतना घटिया है, उसके दुष्परिणाम आप समझिए। 1990 में कश्मीर में जो नरसंहार हुआ था, वो रात के अंधेरे में नहीं हुआ था, दिन के उजाले में हुआ था। उन्नीस सौ 1990 में कश्मीर में नरसंहार हुआ था, ये सबको पता होगा। लोगों के घर जलाए गए, लोगों को भगाया गया और सारे अत्याचार हुए थे। आखिर पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई? सोचा आपने? 1990 में पूरा कश्मीर जलता रहा, हिंदुओं को वहां मारा गया, काटा गया, भगाया गया, रेप हुए, मर्डर हुए, घर जलाया गया। पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई? क्योंकि पुलिस पहले अंग्रेजों की गुलाम थी, अब किसकी गुलाम हो गई? क्योंकि वहां की सत्ता नहीं चाहती थी, वहां सत्ता आतंकवादियों की समर्थक थी, इसलिए घर जलते रहे, पुलिस चुपचाप देखती रही। और जो 1990 में कश्मीर में हुआ था, वही 4 महीने पहले वो सब कुछ बंगाल में हुआ। रेप हुआ, मर्डर हुआ, घर जलाया गया, पलायन हुआ, लोग घर परिवार छोड़ के, सामान छोड़ के भागे, असम भाग के गए। आपने सुना बंगाल में पुलिस ने कोई गोली हवाई फायरिंग किया, किसी को गोली चलाई हो? क्यों? क्योंकि 1861 का पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है। ऐसा कानून नहीं चाहिए हमें। रूल ऑफ लॉ चाहिए, रूल ऑफ रूलर्स नहीं चाहिए। कानून का राज चाहिए, न कि रूलर्स का राज नहीं। समझ रहे हैं आप क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? 1872 में 61 में कानून बन गया, फिर अंग्रेजों की नजर पड़ी, देखा उन्होंने उत्तर भारत के सारे मंदिर लूटे जा चुके थे, काशी लूटा जा चुका था, मथुरा लूटा जा चुका था, अयोध्या लूटा जा चुका था, सब कुछ तोड़ा जा चुका था, लूटा जा चुका था। लेकिन दक्षिण भारत के मंदिर बचे हुए थे, दक्षिण भारत के मठ बचे हुए थे। अंग्रेजों ने तीसरा कानून बनाया 1863 में, उसको कहते हैं रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट। और वो कानून बना के उन्होंने मठ मंदिर को अपने कंट्रोल में ले लिया। अंग्रेजों और मुगलों में केवल इतना अंतर है, मुगलों ने यहां पे तलवार के दम पे राज किया और अंग्रेजों ने कानून बना के। दिस इज द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज मुगलों ने धर्मांतरण कराया तलवार के दम पे, अंग्रेजों ने धर्मांतरण कराया कानून बना के। मुगलों ने लूटा हमारे मंदिर और मठ को तलवार के दम पे, उन्होंने हमारे मठ मंदिर लूटा कानून बना के। जो जो काम मुगलों ने किया था तलवार के दम पे, वो सारे काम अंग्रेजों ने किए कानून बना के। 1863 में रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट बनाया, और चूंकि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, शिवाजी महाराज ने मुगलों को महाराष्ट्र के बॉर्डर पे रोक दिया था, तो मुगल साउथ इंडिया नहीं जा पाए। जब वो साउथ में एंट्री नहीं कर पाए तो साउथ के पूरे मठ मंदिर बचे रह गए। अंग्रेजों ने तो 1863 में कानून बनाया, सारे मठ मंदिर अपने कंट्रोल में ले लिए। जो वहां पूजा करने वाले थे उनको नौकर बना के छोड़ दिया। जो मंदिर के पुजारी थे, मंदिर के मालिक थे, मंदिर के जो मठ थे, महंत, सबकी बुरी स्थिति कर दी। मैंने 1861 का इंडियन पिनल कोड सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, 1861 का पुलिस एक्ट भी चैलेंज कर दिया है, 1863 का रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अपना चलता रहेगा। अब आप लोगों को जानना समझना जरूरी है, इस देश की जनता को जानना समझना जरूरी है।
मुगलों ने वाराणसी में सिविल लाइन है कि नहीं है ना? कैंटोनमेंट है, सिविल लाइन। अच्छा कैंटोनमेंट सिविल लाइन हिस्ट्री आपको बताता हूँ। मुगलों ने 1894 में कानून बनाया, तो सही अंग्रेजों ने कानून बनाया उन्होंने, उसको कहते हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट, जमीन एक्वायर करने वाला। और ये कह के एक्वायर किया कि हमको डीएम का ऑफिस बनाना है, कलेक्टर ऑफिस बनाना है, कप्तान का ऑफिस बनाना है। जहां जरूरत होती थी 10 बीघे जमीन की, वो एक्वायर करते थे 100 बीघे। 10 बीघे में डीएम का ऑफिस, एसपी का ऑफिस बना देते थे, बाकी 90 बीघे जमीन वो चर्च को देते थे। इसलिए पूरे भारत में जहां जहां आपको सिविल लाइन मिलेगी वहां चर्च जरूर मिलेगा। जहां जहां सिविल लाइन मिलेगी, चौड़ी चौड़ी सड़कें मिलेगी और पूरा एकदम एकड़ का एकड़ जमीन चर्च के पास होगी। अब क्या हो रहा है, ये मतलब पूरे भारत की बात बता रहा हूं। वो जमीन अंग्रेजों ने उनको 90 साल की लीज पे दिया था। लगभग वो सारी सिविल लाइन की लीज कंप्लीट हो चुकी है, 1998 कंप्लीट हो चुका है, 1998 की लीज पे दिया था। अब वो जो चर्च है उनको लगता है कि कल को कोई सरकार को डिसीजन ले ले, अपनी जमीन वापस कर ले। अब वो उन सिविल लाइन की जमीनों को बेचते हैं और सिविल लाइन की एक बिस्वा जमीन बेचते हैं और 50 किलोमीटर दूर जाके एक बीघा जमीन खरीद लेते हैं। इस समय आपको पूरे भारत में बहुत तेजी से आपको गांव गांव चर्च बनते हुए नजर आएंगे, बन रहे होंगे, आपके अंदर आसपास भी बन रहे होंगे। उसकी फंडिंग बाहर से आने की जरूरत नहीं है, वो सिविल लाइन की जमीन से ही पैदा हो रही है। कितने बड़े बड़े हमारे साथ खेल किए गए, वो चलता जा रहा है। अभी तक किसी सरकार ने इसमें कुछ स्टेप नहीं लिया। अदरवाइज बड़ी सीधी सी बात है भाई, किसान की जमीन एक्वायर किया गया डीएम ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस बनाने के लिए। डीएम ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस बन गया। अब जो बची हुई जमीन किसको मिलना चाहिए? किसान। या तो किसान को मिलना चाहिए, सरकार को मिलना चाहिए, चर्च के पास क्यों रहना चाहिए? आप कहते चलो चर्च के पास चली भी गई, तो जब चर्च का 99 ईयर का लीज पूरा हो गया तो फिर वापस आ जाना चाहिए, या तो सरकार के पास आनी चाहिए या वापस जिससे लिया गया उसके पास जाना चाहिए, चर्च के पास तो नहीं होनी चाहिए। इस विषय पे चर्चा करने की जरूरत है, इस विषय पे आगे बढ़ने की जरूरत है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, बहुत प्लान्ड वे में सनातन संस्कृति को खत्म करने की एक पूरी इंटरनेशनल साजिश चल रही है और खत्म हो भी गए। मैं आप लोग अगर इस सत्र के पहले उधर रहे होंगे मेन वाले हाल में, तो आप बहुत सारी बातें की गई, लेकिन मैं उससे थोड़ा सहमत नहीं हूं। कुछ लोग कहते हैं फला हो जाएगा। जिस दुर्योधन के ननिहाल में विश्व का सबसे भव्य भगवान शिव का मंदिर था, गंधार नरेश ने अपनी पुत्री गांधारी के लिए बनवाया था, क्योंकि गांधारी शिव भक्तनी थी। गांधारी भगवान शंकर की पूजा करती थी और अपनी बेटी की इच्छा पूरा करने के लिए गंधार नरेश ने बहुत भव्य मंदिर बनवाया था। उस गंधार में उस मंदिर की ईंट नहीं बची। वो गंधार क्या बन गया? अफगानिस्तान। और उस अफगानिस्तान में 1805 में वहां के प्रधानमंत्री थे पंडित नंदराम टिक्कू, कश्मीरी ब्राह्मण थे। 1805 में, अभी 2021 चल रहा है, कैलकुलेट कर लीजिए, लगभग 215 साल हुए। उस अफगानिस्तान में जहां के 1805 के प्रधानमंत्री पंडित नंदराम टिक्कू थे, आज कोई पंडित यादव क्षत्रिय ठाकुर कोई बचा नहीं है। 200 सरदार बचे थे, वो भी बेचारे भाग के आ गए। आए नहीं भाग के आगे ना, आप अखबार देखा होगा। राजा भरत का ननिहाल कैकेय। हमारी संस्कृति आप देखो, मतलब महिलाओं को कितना सम्मान होता था। सीधे राजकुमारी का नाम राज्य पे होता था, राजकुमार का नाम नहीं होता था। कौशल देश की राजकुमारी कौशल्या, कैकेयी की राजकुमारी कैकेयी, गंधार की राजकुमारी, ऐसे नाम होते थे। राजा भरत का ननिहाल लगभग 120 साल के अंदर या 110 साल मान के चलिए आप, पेशावर बन गए।
चाणक्य तक्षशिला लगभग 100 साल में रावलपिंडी हो गया। कुंभकर्ण का कुंभा वो भी लगभग 100 साल में काबुल बन गया। दुनिया के 150 देशों की हिस्ट्री मैंने पढ़ी है। 150 देशों के बारे में मैं बता सकता हूं कि 100 से 125 साल में वो कन्वर्ट हो गए, वहां की संस्कृति नष्ट हो गई। और बाहर तो छोड़िए, अपने भारत की बात कर लेते हैं। कश्मीर में क्या स्थिति है? हमारे शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य की पीठ हुआ करती थी वहां पे। क्या स्थिति है वहां? और छोड़ दीजिए, हिडंबा का नाम सुना आपने? हिडंबा भीम की क्या बात है बेटा, ताली बजाओ बच्चे के लिए भाई। किसका बेटा है? कहाँ तुम्हारे पापा? अरे अच्छा, भतीजा बहुत। भीम की दूसरी शादी हुई थी नागालैंड में। हिडंबा नागालैंड की रहने वाली थी। घटोत्कच नागालैंड में पैदा हुआ था। राजस्थान में खाटू श्याम मंदिर का नाम आपने सुना होगा। वो जो बर्बरीक, जहां अंतिम सांस लिया था बर्बरीक ने, तो बर्बरीक ने अंतिम सांस लिया था राजस्थान में, जहां खाटू श्याम मंदिर है। लेकिन बर्बरीक की पूरी पैदाइश नागालैंड की, नागा हिल्स की। और बर्बरीक की पूरी शिक्षा दीक्षा आचार्य विजय देव ने किया था, जो गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर है उसके जो मुख्य पुजारी थे, उन्होंने शिक्षा दीक्षा दिया था। उस नागालैंड में देखते ही देखते आज की डेट में नागा कल्चर बचा, न नागा भाषा बची, न नागा रीति रिवाज बचा, न नागा तरीके की संस्कृति बची। सब कुछ खत्म हो गया। हिंदू केवल बचे 8%। कितने? 88% वहां क्रिश्चियन है उस नागालैंड में। बगल में मिजोरम, हिंदू कितने बचे? 2%। मेघालय वहीं बगल में, हिंदू बचे 11%। कश्मीर हिंदू बचे केवल 4%। लद्दाख हिंदू बचे केवल 1%। भारत के 9 राज्यों में खत्म हो चुके हैं। कहीं 1%, कहीं 2%, कहीं 4%, कहीं 11%। और बंगाल का 1/3 हमारे हाथ से जा चुका है। बंगाल का 1/3 हिस्सा हमारे हाथ से निकल चुका है। असम का 1/4 हमारे हाथ से निकल चुका है। बॉर्डर के 8 जिले गए। केरल 1/3 हमारे हाथ से निकल चुका है। आंध्र प्रदेश हमारे हाथ से बहुत तेजी के साथ निकल रहा है। इस खासतौर पर सरकार में बहुत तेजी के साथ चल रहा है, जो वर्तमान सरकार चल रही है वहां। यूपी के भी करीब 8 जिले, वो तो योगी जी है, बुलडोजर लेकर हर जगह जो है चला रहे हैं। नहीं तो यूपी के भी 8 जिले बड़े अनकंट्रोल हो गए। अगर आप पॉकेट वाइज देखें, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां 1-2 जिले आपके हाथ से निकल नहीं चुके। 9 तो पूरे राज्य निकल गए, लेकिन बाकी राज्यों में भी कहीं 1 जिला, कहीं 2 जिला, कहीं 5 जिला, कहीं 8 जिला। और एक बात आप याद रखना, जो पिछला इतिहास बताता है, 100 से 125 साल लगा है। आप खुद कल्पना करिए, 1805 में जब अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री टिक्कू रहे होंगे, पंडित नंदराम टिक्कू, तो वहां के लोगों ने सोचा होगा कि हम यहां से खत्म हो जाएंगे। सर बताइए, कल्पना किया होगा क्या? किसी ने कल्पना नहीं किया होगा। अब खत्म हुए कि नहीं खत्म? चाणक्य तक्षशिला, जो दुनिया की सबसे बड़ा अध्ययन का केंद्र था, जहां पूरी दुनिया के राजा महाराजाओं के जो मंत्री होते थे वो शिक्षा लेने आते थे, जहां उस जमाने में 2000 साल पहले ग्रेजुएशन होता था पॉलिटिकल साइंस से और इकोनॉमिक्स से। मतलब पूरी दुनिया में जो राजा होते थे वो मंत्री उनको बनाते थे जो तक्षशिला से ग्रेजुएट होता था पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का।
उसको अपना ये मंत्री बनाने की मिनिमम क्वालिफिकेशन थी, वो तक्षशिला का पास आउट होना चाहिए। आज वो तक्षशिला रावलपिंडी बन चुका है और रावलपिंडी में रोज बम फूट रहे हैं, आए दिन बम फूट रहे हैं। झगड़ा दो धर्मों का नहीं है, वैसे धर्म यहां एक ही है, बाकी सारे रिलीजन है, बाकी सारे मजहब है। झगड़ा दो संस्कृतियों का है। एक संस्कृति है, एक तरफ सर्वधर्म समभाव, वसुधैव कुटुंबकम, सबका साथ सबका विकास। दूसरी तरफ एक संस्कृति है, वो कह रही है एको अहम द्वितीयो नास्ति। समझ रहे हैं? एको अहम द्वितीयो नास्ति, वो एक दूसरी संस्कृति है। इन दो संस्कृतियों के बीच में झगड़ा है। और हमारे धर्मगुरु, उनकी बात सच होगी, उनको ज्यादा, उनका ज्ञान अच्छा है, उनको ज्योतिष का भी ज्ञान है, इसलिए उनको लगता होगा। लेकिन जो आंकड़े कह रहे हैं कि सर्वधर्म समभाव हार रहा है, एको हम द्वितीयो नास्ति जीत रहा है, आंकड़े जो बता रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की सोच सिकुड़ती चली जा रही है, एको हम द्वितीयो नास्ति सोच बढ़ती चली जा रही है। अगर भाई एक धर्म 1400 सालों में 58 देशों में फैल गया, मेजॉरिटी हो गया, फैल नहीं गया, मेजॉरिटी हो गया। दूसरा, एक रिलीजन 2000 साल में 85 कंट्रीज में फैल गया। तो चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि सनातन धर्म में कमी है या वो धर्म बहुत अच्छा है। आखिर वो फैल कैसे रहा? एक तरफ कहते हैं हमारा सनातन धर्म बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा है तो सिकुड़ क्यों रहा है? इस बात पे चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आप लोग सहमत हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? अगर सनातन धर्म बहुत अच्छा है तो दूसरे वाले जो जिनको हम कहते हैं गड़बड़ है, वो फैल क्यों रहा है? और अगर वो फैल रहा है तो इसका मतलब सठे साठेम समाचार, इसका मतलब जो फैल रहा है उसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। इलाज क्या है डेमोक्रेटिक कंट्री में? तलवार लेके इलाज तो नहीं हो सकता, यहां तो रूल ऑफ लॉ है। इलाज है कानून। एक व्यक्ति कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, पूरी भारत से खत्म कर देंगे। सुना सबने? वो जेल में जाने की बजाय विधानसभा में बैठा हुआ, ये कानून घटिया है कि नहीं है? और एक बात मैं आपको बताऊं, जब हम भोजन करते हैं तो हमारा शरीर एज इट इज नहीं होता। अच्छा भोजन होगा, शरीर के ऊपर अच्छा परिणाम आएगा, बुरा भोजन होगा, बुरा परिणाम आएगा। सात्विक भोजन आएगा, सात्विक परिणाम, सात्विक चेंजेस आएंगे। तामसिक भोजन होगा, तामसिक चेंज, लेकिन चेंजेस जरूर होगा। भोजन करने के बाद शरीर में यथास्थिति नहीं होती। हम जब दवा खाते हैं, हमने अगर दवा खाया तो बीमारी एज इट इज नहीं रहेगी, या तो बीमारी ठीक होगी या तो बीमारी बढ़ेगी। सहमत हैं सब लोग? यही स्थिति कानून की होती है। कानून या तो समस्या को बढ़ाता है या घटाता है, यथास्थिति नहीं होती। कानून या तो अपराध को बढ़ाता है या अपराध को घटाता है, या तो भ्रष्टाचार को बढ़ाता है या भ्रष्टाचार को घटाता है, या तो घूसखोरी को बढ़ाता है या घूसखोरी को घटाता है, या तो जमाखोरी को बढ़ाता है या जमाखोरी को घटाता है, या मिलावटखोरी को बढ़ाएगा या मिलावटखोरी को कम करेगा, कालाबाजारी को बढ़ाएगा, कालाबाजारी को कम करेगा, मानव तस्करी बढ़ाएगा या मानव तस्करी कम करेगा। यथास्थिति नहीं रहेगी। अगर इस देश में मजहबी उन्माद बढ़ रहा है, कट्टरवाद बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, मानव तस्करी बढ़ रही है, नशा तस्करी बढ़ रही है, इसका मतलब हमारे कानून घटिया है। मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने, आपकी अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो क्या क्या कारण हो सकता है, जरा बताइए। बोलो भाई, बोल बेटा, तू बोल।
तो सबसे आगे बोलता है। बीमारी सबसे क्या पता कि आपकी बीमारी सबसे बड़ी हो। हाँ, मतलब कह रहा है या तो बीमारी लाइलाज है। भाई ये भतीजा आपका बहुत प्यारा है, सबसे पहले ये जवाब देता है। अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही है, उसका 3 कारण हो सकता है। या तो डॉक्टर घटिया है, या दवा घटिया है, या तीसरा जो बेटे ने बोला था, बीमारी लाइलाज। एक कानून का विद्यार्थी होने के नाते जो मेरी अपनी समझ है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं। भ्रष्टाचार का समाधान है, अपराध का समाधान है, कट्टरवाद का समाधान है, माओवाद का समाधान है, नक्सलवाद का समाधान है, मजहबी उन्माद का समाधान है, हर चीज का समाधान। और अगर बढ़ रही है, घट रही है, तो फिर 3 कंडीशन हो गई। 2 ही कंडीशन, एक कंडीशन तो खत्म हो गई, फिर 2 कंडीशन हो गई। क्या क्या? या तो डॉक्टर घटिया, या तो दवाई घटिया। आज का डॉक्टर तो हमें बहुत अच्छा समझ में आता है। आज से बढ़िया डॉक्टर मिलेगा क्या? जोर से बोलिएगा। यूपी वाला डॉक्टर और सेंटर वाला डॉक्टर, दोनों से अच्छा डॉक्टर मिलेगा? डॉक्टर तो अच्छे हैं ना दोनों, राज्य वाला भी केंद्र वाला भी, फिर भी बीमारी ठीक नहीं हो रही। इसका मतलब क्या? लाइलाज नहीं बेटा, दवा घटिया है। दवा घटिया मतलब कानून घटिया। जब मैं आपको कह रहा था या तो कानून या तो समस्या को बढ़ाता है या घटाता है। जैसे ही एक व्यक्ति ने कहा 15 मिनट के लिए पुलिस को हटाओ, हम हिंदुस्तान को हिंदुओं से मुक्त कर देंगे, वैसे ही अगर हमारा ऐसा कानून होता, उसको 20 साल के लिए जेल में डाल देता, दोबारा कोई कहने की हिम्मत नहीं करता। चूंकि हमारा कानून ऐसा था, उसको विधानसभा में पहुंचा दिया, तो अब कम से कम 1000 और पैदा होगा ये बोलने वाले। पहले एक था हैदराबाद में, भी हर तहसील में एक और पैदा हो गया। मैं एक बात आपको बताऊं बहुत विनम्रता से, बाबर ने क्या किया, हुमायूं ने क्या किया, अकबर ने क्या किया, जहांगीर ने क्या किया, उसकी बातें करना चाहिए, लेकिन उसकी बातें करने से आने वाला खतरा कम हो सकता है क्या? पहले तो एक औरंगजेब था, एक बाबर था, एक हुमायूं था, अभी तो हर तहसील में एक बाबर, हुमायूं, औरंगजेब पैदा हो गए। सहमत है कि नहीं? जरा जोर से हाथ उठाइए। एग्री? पैदा हो रहे नहीं हो रहे? उनका इलाज क्या है? उनका इलाज है इस देश में कानूनों को बदला जाए। सबसे पहले 15 अगस्त 1947 तक के कानूनों को खत्म करना जरूरी है, क्योंकि मैकाले ने, अंग्रेजों ने जितने कानून बनाए थे वो भारत में भ्रष्टाचार, अपराध खत्म करने के लिए नहीं बनाए थे, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए नहीं बनाए थे, बल्कि भारतीय संस्कृति को डुबोने के लिए बनाए थे, यहाँ के लूटने के लिए बनाए थे, यहाँ के लोगों को गुलाम बनाने के लिए बनाए थे, न कि लोगों को खुशी देने के लिए या उनको आजादी देने के लिए बनाए थे। और क्यों नहीं होना चाहिए? इतना बड़ा हॉल बन सकता है जिसमें हम खड़े हुए हैं, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, कम से कम मुझे लगता है 50 करोड़ रुपए खर्च हुआ होगा। कितना? 187 करोड़, लगभग 200 करोड़। 200 करोड़ का हमने रुद्राक्ष बना लिया ना। 1 करोड़ लोगों को भी इससे नहीं फायदा हो रहा हो जो यहां सीधे आएंगे जाएंगे। लेकिन अगर हम कानून बना दें सीधे 150 करोड़, मैं बार बार 150 करोड़ क्यों कहता हूं, जरा आप उसको समझ लो। भारत में 130 करोड़ लोगों का आधार बन चुका है। कितना? आप में जरा कोई बताओ जिसके घर में 100% आधार बना। छोटे बच्चे का नहीं बनाते, 10वीं में जाता तब बनाते। तो 130 करोड़ आधार वाले, लगभग 20% बिना आधार वाले, जनसंख्या में 150 करोड़ हो भी नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूं भारत जनसंख्या 150 करोड़ है। और ये बात मैं केवल मुजबानी नहीं कहता हूं, आप लोगों में पता नहीं कितने लोगों को पता है, मैं सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल चल रही है पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ के लिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए मेरी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल चल रही है। ये बात मैंने एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि भारत की जनसंख्या 150 करोड़ हो चुकी है, और उसको सरकार ने भी डिनाई नहीं किया, उसको मतलब खारिज नहीं किया। तो मौनम स्वीकार लक्षणम, इसका मतलब 150 करोड़ है, ऐसा मान सकते हैं। इस देश में 2 चीजें हो जाए और दोनों में कोई लागत नहीं आएगी। एक, 15 अगस्त 1947 तक के पहले के सारे कानून खत्म कर दिए जाए और उनकी जगह नए कानून बन जाए। दूसरा,
संविधान जो 20% बचा हुआ है उसको लागू कर दिया जाए। इस देश की संस्कृति भी बच जाएगी, इस देश में जातिवाद भी खत्म होगा, भाषावाद भी खत्म होगा, कट्टरवाद भी खत्म होगा, मजहबी उन्माद भी खत्म होगा, चरमपंथ भी खत्म होगा, माओवाद भी खत्म होगा, नक्सलवाद भी खत्म होगा। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। जैसे यहां सब लोग आए हुए, किसी ने पैसा नहीं बुलाया है क्या? सब लोग खुशी खुशी आए। राष्ट्र निर्माण के जितने भी कार्य होते हैं, देश हित के जितने भी कार्य होते हैं, आप लोग हमें सुनने आए हैं, आपको किसी ने पैसा नहीं दिया हो, सब अपने अपने स्वेच्छा से आए, अपने हो सकता है किराया लगा के भी आए हो। लेकिन जितने भी देश विरोधी कार्य होते हैं सब पैसे से होते हैं और पैसे के लिए होते हैं। इस देश में बहुत बड़ी मात्रा में हवाला के जरिए खाड़ी देशों से फंडिंग आ रही है, बहुत बड़ी मात्रा में आ रही है। हवाला शायद कुछ लोग नहीं समझते होंगे, हवाला का मतलब कैश में फंडिंग आती है। और वेस्टर्न कंट्रीज से एक और कानून है FCRA, उसके जरिए फंडिंग आती है। और वो फंडिंग केवल और केवल नक्सलियों की फंडिंग के लिए आती है, माओवादियों की फंडिंग के लिए आती है, जिहादियों की फंडिंग के लिए आती है, भारत में जाति का जहर घोलने के लिए फंडिंग आती है। इस तरीके से अलग अलग फंडिंग आती है। अगर हम अंग्रेजी कानूनों को खत्म कर दें तो इस देश में भ्रष्टाचार कम होगा। अंग्रेजी कानून खत्म करने का मतलब स्वाभाविक सी बात है, जब पुराना घर गिरता है नया घर बनता है तो अगल बगल का नक्शा देखा जाता नहीं देखा जाता। जब पुराना घर गिराते हैं नया घर बनाना होता है तो आस पड़ोस देखते भी, देख लो सबके घर देख लो, किसके घर कैसा बना, ऐसा देखते नहीं देखते। तो स्वाभाविक सी बात है, जब उस घर को हम गिराएंगे नया कानून बनाएंगे, नया कानून बनाएंगे तो ये देखना पड़ेगा कि अमेरिका में क्या चल रहा है, फ्रांस में क्या चल रहा है, चाइना में क्या चल रहा है, सिंगापुर में क्या चल रहा है। अब चल क्या रहा है उसको समझो आप। गांधी जी की परपोती ने अफ्रीका में 3 करोड़ का घोटाला किया था। कितने का? 3 करोड़। असली गांधी जी की बात कर रहा हूं, नकली वाले की नहीं। असली गांधी जी, असली गांधी जी की परपोती ने अफ्रीका में 3 करोड़ का घोटाला किया। 3 करोड़ उससे वसूला गया और 7 साल की सजा हुई। नोट ध्यान रखना, 3 करोड़ वसूला और सजा कितनी हुई? 7 साल। कॉमनवेल्थ घोटाला 70,000 करोड़ का हुआ था, किसी को 7 साल सजा नहीं हुई। 2G घोटाला 1,76,000 करोड़ का हुआ था, किसी को 7 साल सजा नहीं हुई। कोयला घोटाला 1,86,000 करोड़ का हुआ था, किसी को 7 साल सजा नहीं हुई। और अफ्रीका में असली गांधी जी की परपोती ने 3 करोड़ घोटाला हुआ, 7 साल सजा हुई। इसको कहते हैं कानून। कानून ऐसा होना चाहिए कि आदमी गलत करने के पहले 10 बार सोचे, मन में खौफ हो। ये घटिया कानूनों का दुष्परिणाम है कि भारत में 5 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी आ चुके हैं। उस पर मेरी PIL चल रही सुप्रीम कोर्ट में, उनको निकालने की। आप लोगों में से कुछ लोग गूगल पे होंगे, देखते रहते होंगे। मैंने 2017 में PIL फाइल किया था। उस समय मैंने राज्यवार आंकड़ों के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 5 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारत में आ चुके हैं। और आते कैसे, इसको आप समझो। बॉर्डर पे घूस दे के आते हैं, घूस दे के राशन कार्ड बनवाते हैं, घूस दे के वोटर ID लेते हैं, घूस दे के बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, बाद में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। तो शुरुआत में एक डॉक्यूमेंट की जरूरत है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। और इस भ्रष्टाचार का सनातन धर्म पे कितना दुष्परिणाम है, इसको एग्जाम्पल आप समझिए। असम के मुख्यमंत्री थे इसके पहले सर्बानंद सोनोवाल जी, अभी हेमंत शर्मा जी है, इसके पहले सर्बानंद जी थे। सर्बानंद जी ने PIL किया सुप्रीम कोर्ट में कि भारत में असम में घुसपैठिए बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इनको निकाला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, ठीक है इनको निकाला जाए। ऑर्डर के बाद वो मुख्यमंत्री हो गए। उन्होंने मुख्यमंत्री रहने के दौरान वहां NRC किया, आइडेंटिफाई करना शुरू किया घुसपैठियों को। और नतीजा यह निकला, NRC फेल हो गई। NRC कैसे फेल हुई? जो हमारे लेखपाल भाई, हमारे पटवारी भाई जाके वहां
रजिस्टर मेंटेन करने जाते थे, दिन भर में जितने घुसपैठियों का नाम रजिस्टर में जोड़ते थे, शाम को उतने भारतीय असम के लोगों का नाम निकाल देते थे। बड़े चालाक थे। उनको लगा अगर मैं असम वालों का नाम भी रजिस्टर में रखूंगा, घुसपैठियों का नाम भी उसमें जोड़ दूंगा, तो जब बाद में कंप्लीट रजिस्टर बनेगा तो असम की जनसंख्या बढ़ जाएगी। 3,000-4,000 रुपए पर घुसपैठिए लेते थे, उनका नाम जोड़ते जाते थे, इधर का नाम निकालते जाते थे। जब कंप्लीट एनआरसी हुई तो पता चला असम के घुसपैठिए भारतीय बन गए और भारत के लोग क्या बन गए। यह है भ्रष्टाचार का दुष्परिणाम। यह भ्रष्टाचार का दुष्परिणाम। जबकि संविधान का आर्टिकल 21 कहता है इस देश में सरकार की ये ड्यूटी है, ऐसी व्यवस्था बनाए, ऐसा कानून बनाए कि सब लोग ईमानदारी के साथ रह सके और देश विरोधियों की जान आफत में आ जाए। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विथ लिबर्टी, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, ये आर्टिकल 21 कहता है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि कानून अच्छा होना चाहिए। और वैसे भी आप जरा सोचो, हम लोग भी जरा सोचिए कैसे हो गए। हम 500 रुपए डॉक्टर को देते हैं इलाज कराने के नाम पर। अगर 3, 4 दिन, 5 दिन के अंदर तबीयत ठीक नहीं हुई तो क्या करते हैं जरा बताइए। फिर डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने फिर वही दवा दे दिया, फिर क्या करते हैं। हम 70 साल से डॉक्टरी बदलते आए। हमने भारत में क्या किया, डॉक्टर बदलते रहे लेकिन डॉक्टरों ने दवा नहीं बदली। डॉक्टर का पहला काम था दवा बदलना, तो दवा एज इट इज चलती रही, कानून एज इट इज चलते रहे। और जैसा मैंने पहले कहा, कानून या तो व्यवस्था ठीक करता है, व्यवस्था को खराब करता है, या तो व्यवस्था को अच्छा बनाता है या बुरा करता है। हमारे पास किसी और से तो नहीं है। आप लोग बोर तो नहीं हो गए? नहीं। मुझे पता है इसमें हंसने हंसाने वाला कार्यक्रम कम है, ये चुटकुलेबाजी कम है, मजाक कम आ रहा होगा, थोड़ी बोरियत हो रही होगी, लेकिन साल में एक आध दिन ऐसे भी लग जाता है। क्या दिक्कत है, साल में दिन ऐसे भी से। संविधान का आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 कहता है किसी के आधार पर भेदभाव मत करो। मतलब पूरी दुनिया में संविधान की शपथ लेके संविधान की धज्जियां उड़ाना अगर आपको देखना है तो भारत आइए। भारत में तो आप लोग हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहां देख सकते हैं। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब इस देश में सबको कानून का बराबर संरक्षण मिलना चाहिए, समान संरक्षण मिलना चाहिए। अब मतलब क्या हुआ इसका समझिए जरा। आर्टिकल 14 कहता क्या है? कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब जहां जहां सबको बराबर अपराध हो रहा हो। कहने का मतलब अगर यूपी में लव जिहाद हो रहा है तो जितनी सजा मिलनी चाहिए हरियाणा में लव जिहाद में उतनी सजा मिलनी चाहिए। ये कैसे होगा? जब कानून, अगर यूपी में लव जिहाद करने में 8 साल की सजा हुई, हरियाणा में सजा नहीं हुई, तो आर्टिकल 14 का वायलेशन हुआ कि नहीं? हमारे वकील साथी बताएंगे। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इस देश के सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण मिलना चाहिए। एक छतरी होनी चाहिए, एक छतरी के नीचे सबको होना चाहिए। अगर कहीं पे गौ तस्करी करने पे 10 साल की सजा, कहीं गौ तस्करी करने पे एक भी सजा नहीं, आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा। कहीं मानव तस्करी करने पे, हालांकि मानव तस्करी का सेंट्रल लेवल पे है, लेकिन ऐसे बहुत सारे अपराध हैं। मेरा ये कहना है, हम लोग डायरी, हमारे पास जो डायरी यूज करते हैं, अभी उसमें क्या 12 महीने की एक डायरी होती है, ऐसे ही होता है ना। अगर जनवरी की एक डायरी बनाए, फरवरी की एक डायरी बनाए, मार्च की अलग डायरी बनाए, ऐसे 12 डायरी बना दे, उसको रखना आसान होगा या कठिन होगा? उसको मेंटेन करना आसान होगा कठिन? हमने क्या किया, घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून,
कालाबाजारी का अलग कानून, नशा तस्करी का अलग कानून, मानव तस्करी का अलग कानून, सोना तस्करी का अलग कानून, गौ तस्करी का अलग कानून, हवालाबाजी अलग कानून, सट्टाबाजी अलग कानून। इतने कानून बना दिए कि हवलदार को छोड़ो, वकीलों को कई बार समझ में नहीं आता कितने कानून बने हुए। भाई अल्टीमेटली इसको कंट्रोल कौन करेगा? थाने में बैठा थानेदार, अरे वो भी तो सिंपल बीए पास है। थानेदार बीए पास है, हवलदार 10वीं पास है। अब हम चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार अपराध के 160 कानून है या 100 कानून, वो सारा हवलदार थानेदार समझ ले। ऐसे हो सकता है? हम क्यों नहीं एक इंडियन पिनल कोड बनाते हैं, चैप्टर वाइज सिम करते चले जाते। घुसपैठ एक चैप्टर, चैप्टर 1 ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन, चैप्टर 2 अभी जो वर्तमान आईपीसी वो ऐसे ही है, वर्तमान आईपीसी चैप्टर वाइज है, उसको केवल नई बनाने की जरूरत है। अगर हम नया बना दें तो कम से कम अपराध से संबंधित 50 कानूनों को मिला के एक किताब बन जाएगी। अब अगर एक किताब थाने में रहेगी तो थानेदार भी उसको समझ लेगा आराम से, हवलदार भी आराम से समझ लेगा, आईओ भी आराम से समझ लेगा। अदरवाइज इसको दुनिया भर की चीजें देखनी पड़ती। एग्जाम्पल आपको देता हूं, आईपीसी में चैप्टर है, चैप्टर 15 ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, धर्म से संबंधित अपराध। अगर उसी में एक नया सेक्शन जोड़ दे, भाई साम दाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण कराना भी एक अपराध हो गया, उसी में डाल दे, एक अलग से सेक्शन डाल दे, तो पूरे देश में लागू हो जाएगी। पूरे देश में धर्मांतरण, लव जिहाद जो भी अपराध हो जाएगा। अब वो क्या रहा है, यूपी में अलग, मध्य प्रदेश में अलग, छत्तीसगढ़ में अलग, फला अलग, फला अलग, फला अलग, कहीं 3 साल सजा, कहीं 6 साल सजा, कहीं 7 साल सजा। वायलेशन नहीं हो गया आर्टिकल 14 का। अब घुसपैठ के लिए अलग कानून बनाए, धर्मांतरण के लिए अलग कानून बनाए, लव जिहाद के लिए अलग कानून बनाए, हवालाबाजी के अलग, कट्टरबाजी सट्टेबाजी के लिए अलग। उससे अच्छा एक चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 करते चले, आराम से एक किताब बन जाएगी। एक किताब रखना, जैसे हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हैं, बच्चे भी जानते हैं कि 20-30 चैप्टर एक ही किताब में होते हैं। फिजिक्स वाली किताब में 30 चैप्टर होते हैं, 30 चैप्टर सर पढ़ लिए, बड़ा आराम है। आर्टिकल 16 आप जरा सोचो, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 16 कहता है सबको नौकरियों में समान अवसर दो। युवा साथी बहुत ध्यान से समझे इसको। यूथ, क्या वर्तमान समय में सबको समान अवसर मिल रहा है? क्या नहीं, सबको मिल रहा है? आईएएस की एक ही परीक्षा, एनडीए की एक परीक्षा, क्लैट की अलग एक ही परीक्षा है, इंजीनियरिंग की अपनी जेई होती है, मेडिकल के लिए नीट होता है, जितने भी एग्जाम है उनका एग्जाम कितना है? एक। लेकिन यूपी का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, बिहार का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, बंगाल का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, गुजरात का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है। और तो छोड़ो, इसी बनारस में ही जो 10,000 रुपए फीस दे रहा होगा वो अलग किताब पढ़ता है, जो 5,000 रुपए फीस देता अलग किताब पढ़ता है, जो 2,000 देता अलग किताब पढ़ता है, जो बेचारा सरकारी स्कूल में जाता अलग किताब पढ़ता है। कैसे मिलेगा सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी? ये तो संविधान का आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। हमारे यूथ साथी अच्छी तरीके से समझे इसको। संविधान का आर्टिकल 16 कहता है कि सरकारी नौकरियों में, प्रतियोगी परीक्षाओं में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। यही कहता है भाई। वो तब होगा जब इस देश में सिलेबस और करिकुलम एक होगा, कम से कम 12वीं तक। और है, मैं रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा हूं, प्योर कॉन्स्टिट्यूशनल इशू बता रहा हूं आपको। ये संविधान कह रहा है, लेकिन इसमें चर्चा ही नहीं होती। हमारे केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस लद्दाख से लक्षद्वीप, कच्छ से कामरूप तक एक होता है कि नहीं होता? होता है। तो जब केंद्रीय विद्यालय के एक हो सकता है, सारे स्कूलों के क्यों नहीं हो सकता? चाइना में यूनिफॉर्म एजुकेशन है, फ्रांस में यूनिफॉर्म एजुकेशन है, जापान में यूनिफॉर्म एजुकेशन है, सिंगापुर में यूनिफॉर्म एजुकेशन है, अमेरिका ने अडॉप्ट कर लिया यूनिफॉर्म एजुकेशन। हम क्यों नहीं कर सकते? और उन्होंने तो तब अडॉप्ट कर लिया जब उनके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अभी आप बताओ, संविधान की शपथ लेके संविधान की धज्जियां उड़ रही नहीं उड़ रही? उड़ रही है।
उड़ रही है ना, हो क्यों नहीं रहा? सवाल आया जब संविधान में, तो हो क्यों नहीं रहा? एक बात आप अच्छी तरीके से समझो, कड़वी बात समझो। कड़वी बात समझ रहे हो ना? एक होता है मीठा झूठ, एक कड़वा सच। कड़वा सच ये है, इस देश में कुछ स्कूल माफिया है, वो नहीं चाहते इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू हो। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, लेकिन वो नहीं चाहते इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू हो। इस देश के कोचिंग माफिया नहीं चाहते इस देश में कॉमन सिलेबस कॉमन करिकुलम हो। वैसा बैठे वैसे मैं आपका इंतजार कर रहा था बहुत देर से। इस देश में स्कूल माफिया नहीं चाहते हैं कि वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो, कोचिंग माफिया नहीं चाहते वन नेशन वन सिलेबस हो, और किताब माफिया नहीं चाहते इस देश में सभी स्कूलों में एनसीईआरटी किताब लागू किया जाए। मेन प्रॉब्लम ये है। अब इसका समाधान क्या है? समाधान आप समझो जरा। रस्सी खींचने वाला गेम देखा नहीं देखा आप लोगों ने? देखा। 5 बच्चे इधर से रस्सी खींचते हैं, 5 बच्चे उधर से रस्सा कस्सी। हाँ, अब रस्सी किधर जाएगी? जिधर ज्यादा ताकत होगी उधर तो जाएगी। अब ज्यादातर लोग जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो चाह रहे हैं कि इस देश में ऐसे अलग अलग चलता रहे, वो संख्या में ज्यादा है। यूनिफॉर्म एजुकेशन की बात करने वाले बहुत कम है, तो स्वाभाविक सी बात है रस्सी उधर जा रही है। मतलब एक कड़वा सा आपको बता रहा हूं, ज्यादातर नियम कानून 2 चीजों के लिए बनते हैं, या तो वोट के लिए या तो नोट के लिए। जोर से बोलो जरा। या तो वोट के लिए या तो नोट के लिए। अब सड़क बनाने से वोट भी मिलती है, नोट भी मिलती है। जहां तक सड़क जाएगी वहां से वोट मिलेगी, और सड़क का जितना बजट होगा उसका 20% नोट मिलेगी। मोटा मोटा 20%, लगभग कमीशन में 20% ही आता है, कहीं कहीं ज्यादा भी आता है, मुझे नहीं पता, मैं 20% मोटा मोटा बता रहा हूं। रेलवे गुजरेगी, वोट भी मिलेगी, नोट भी मिलेगी। बस स्टैंड बनेगा, वोट भी मिलेगी, नोट भी मिलेगी। कानून बदलने से नोट मिलने वाली नहीं, नोट तो कम होने वाली, और वोट का मुद्दा बढ़ नहीं पा रहा। तो वो कहते नहीं, रस्सी में एक तरफ वोट वाले एक तरफ नोट वाले। जिस दिन वोट वालों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू करो, इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड बनाओ, इस देश में वन नेशन वन सिलेबस लागू करो, तब स्कूल माफिया, कोचिंग माफिया, किताब माफियाओं का प्रेशर उतना काम नहीं करेगा कि जनता का प्रेशर काम करेगा। सहमत है ना आप लोग? सहमत है इस बात से? और ये संविधान की बात नहीं कर रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। ये संविधान कहता है, आर्टिकल 25, इस देश में सबको अपनी रीतियों को पालन करने का अधिकार है, अपनी प्रथा को पालन करने का अधिकार है। लेकिन वही आर्टिकल 25 कहता है कुरीति और कुप्रथा को नहीं। अगर आप ओवैसी को सुनोगे तो बार बार कहता है संविधान ने अधिकार दिया हुआ है, हम जैसे मन चाहे वैसे रहें। लेकिन वो आधा झूठ बोलता है, हालांकि बैरिस्टर है। रीति और कुरीति में अंतर होता नहीं होता, प्रथा और कुप्रथा में अंतर होता ही नहीं होता। संविधान का आर्टिकल 25 रीतियों को प्रोटेक्ट करता है, रीतियों को पालन करने का हमें अधिकार देता है, कुरीतियों को नहीं। प्रथा को पालन करने का अधिकार देता है, कुप्रथा को नहीं। धर्मांतरण कुप्रथा है कि नहीं? साम दाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण कुप्रथा है कि नहीं? कुरीति है कि नहीं? तो कहां से प्रोटेक्शन मिल गया? और बहुत कम लोगों को पता है एक्चुअली दुनिया के, वैसे मैंने जापान देखा, यूएस, यूके, सिंगापुर, काफी देशों में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को प्राइमरी एजुकेशन में डाल दिया है, और ऐसे ऐसे स्टोरी फॉर्म में उन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दिया। खासतौर पर जापान में एक किताब चलती है, उसमें स्टोरी होती है, राम श्याम की स्टोरी नहीं होती, यहाँ अलग अलग कहानी होती है, ऐसे करके वैसे स्टोरी बना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दिया। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए नहीं पढ़ा जाता, अगर कॉन्स्टिट्यूशन लोग पढ़ा देंगे, स्कूलों में आ जाएगा, तो ये बच्चे सवाल करना शुरू कर देंगे।
यूथ यहाँ का सवाल करना शुरू कर देगा। यूथ कहेगा अच्छा आर्टिकल 16 में हमको समान अवसर मिला हुआ है, तो तुम भैया ये गरीब और अमीर की किताब अलग अलग क्यों चला रहे? मंत्री के बच्चे की किताब अलग, संतरी के बच्चे की किताब अलग, इसका कोई तुक बनता है? अगर आपका एग्जाम एक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक, अगर आपने सीबीएसई के पैटर्न पे नीट का पेपर सेट कर दिया तो बाकी बोर्ड वालों का क्या होगा? आपने आईसीएसई के पैटर्न पे पेपर सेट कर दिया, फिर बाकी बोर्ड वालों का क्या होगा? सरकारी स्कूल के सिलेबस पे सेट कर दिया तो प्राइवेट वालों का क्या होगा? ऐसे ही आर्टिकल 25 में शुरुआत होती है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। मतलब हमको अपनी रीतियों को पालन करने का अधिकार है, कुरीतियों का नहीं। अपनी प्रथा का पालन करने का अधिकार है, कुप्रथा का नहीं। हमको कोई ऐसा काम नहीं करना पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए। सड़क घेरने से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है नहीं होता है? अब कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए नहीं पढ़ाया जाता, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लोग अच्छा ये सड़क कैसे घेर लिया भाई? आर्टिकल 25 ने तो मना किया इसको। हेल्थ, हमें अपनी रीतियों को पालन में ऐसा कोई नहीं काम करना जिससे किसी का हेल्थ खराब हो। हमें अपनी रीतियों को पालन करने में ऐसा कोई नहीं काम करना इमोरल। पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, 3 वहां राइडर लगा हुआ है, संविधान में लगा हुआ है, लेकिन चूंकि पढ़ाया नहीं जाता, इस संविधान को वकीलों का विषय बना के रख दिया। संविधान वकीलों का विषय थोड़ी है। अरे जिससे देश चल रहा हो, जिससे आम जनता की जिंदगी प्रभावित हो रही हो, वकीलों का विषय कैसे हो सकता है? मतलब संविधान पढ़ेंगे वकील, संविधान की व्याख्या वकील करेंगे, संविधान को समझेंगे वकील, बाकी लोग नहीं। जिससे जब पूरा देश चल रहा है, यही संविधान के आर्टिकल 44 है, जो आज का अभी मैं अपने मेन थीम में पहुंचा ही नहीं, 4:15 हो गए, मेन विषय पे आ जाता हूं। एक विधान एक संविधान। ये संविधान कहता है कि सब समान है, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे, भाषा क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे। आर्टिकल 44 कहता है इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, कॉमन सिविल कोड होगा। दुनिया के ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में 2 कानून होते हैं, एक पिनल कोड होता है, एक सिविल कोड होता है। जितने भी अपराध से संबंधित कानून होते हैं वो एक किताब में आ जाते हैं। घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सारा कुछ एक किताब में, उसको कहते हैं पिनल कोड। हमारे यहाँ उसके लिए 50 कानून चल रहे हैं। जितने उनके सिविल राइट के इशू होते हैं, ह्यूमन राइट के इशू होते हैं, वो एक किताब में आ जाते हैं, उसको सिविल कोड कहते हैं। सिंगापुर सिविल कोड, यूएस सिविल कोड, यूके सिविल कोड, जापान सिविल कोड, ऐसे उनको बोलते हैं उसको। उसमें उनके सारे विषय आ जाते हैं। हमारे यहाँ सिविल कोड, ह्यूमन राइट और सिविल राइट समझ लो 50 कानून चल रहे हैं। अब जरा आप तमाशा देखो, क्या क्या तमाशा चल रहा है। हमारे देश में लड़के और लड़की की शादी की उम्र अलग अलग, और वो हिंदुओं के लिए, मुस्लिम के लिए है ही नहीं। हिंदुओं में लड़की 18 साल की होगी तब वो शादी लायक हुई, लड़का 21 साल का होगा तब शादी लायक हुई। मुस्लिम में कोई एज ही नहीं, वो 9 साल में भी कर सकते हैं। यार एक ही तरीके का खाना, बनारस में रहने वाला वही हवा सब ले रहे हैं, वही बनारस का पानी सब पी रहे हैं, लेकिन हिंदू होगा तो 18 और 21, मुसलमान होगा कोई उम्र ही नहीं। ये कौन सी बात? तो अगर आप गूगल करेंगे यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज, अश्विनी उपाध्याय करके आपको पीआईएल मिलेगी। मैंने देखा तो 125 देशों में शादी विवाह की उम्र समान है। 125 कंट्रीज में यूनिफॉर्म है शादी विवाह की उम्र, लड़का लड़की की या तो 20 है या 21 है। भाई 18 साल में तो लड़की 12वीं कर पाती है। मतलब WHO कह रहा है कि 20 साल के पहले शादी विवाह ठीक नहीं है, मेंटली मैच्योर नहीं होता, फिजिकली मैच्योर नहीं होता, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होता, उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो सो, मतलब, लेकिन शादी अलाउ कर दी। और दूसरी तरफ मुस्लिम बहन बेटियों को 9 साल में अलाउ कर दी। इस देश में सबसे जो ज्यादा विरोध कर रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, एक्चुअल में सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी वही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से हिंदुओं को कोई फायदा नहीं होने वाला। हिंदू डिमांड भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अच्छी बात है। एक्चुअल में हिंदुओं को फायदा नहीं होने वाला। सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो मुस्लिम बहन बेटियों को होगा, क्योंकि शादी की उम्र जब बढ़ेगी तो जो मुस्लिम्स की 9 साल है वो 20 साल होगी या 21 साल होगी, तो उन बहन बेटियों को फायदा होगा। गुजारा भत्ता,
मतलब एक ही मकान में रह रहे हैं, एक ही टावर में, एक फ्लैट में हिंदू बेटी रह रही, दूसरी मुस्लिम बेटी। हिंदू बेटी को गुजारा भत्ता 10 साल तक मिलेगा, और क्या पता 10,000 रुपए हर महीने मिल जाए, 15,000 रुपए महीने मिल जाए, उसको बेचारी मिलेगा ही। उसको फिर मेहर की रकम जो थी वही हो गई 3 महीने की, 10 बार खत्म हो गई। अब मान लो मेहर की रकम, मान लो चपरासी था लड़का, तो मेहर की रकम तय हो गई 5,000 रुपए, उसके बाद वो करोड़पति बन गया, तो तलाक के बाद वो 5,000 रुपए देना है। हमारे यहां तो नॉर्मल कंडीशन में आजकल 50-60 लाख रुपए गुजारा भत्ता देना पड़ जाता है, 1 करोड़ देना पड़ जाता है हिंदुओं में। सानिया मिर्जा की जो मेहर की रकम है 50 लाख है। अब जरा सोचिए, सानिया मिर्जा कितनी बड़ी स्टार है, शोएब मलिक उसका हस्बैंड पाकिस्तान का कैप्टन है, उसकी मेहर की रकम 50 लाख। बाकी लोगों की क्या स्थिति होती होगी? तो शादी विवाह की उम्र भी हिंदू की अलग, मुस्लिम की अलग, गुजारा भत्ता हिंदू का अलग, मुस्लिम का अलग, तलाक लेने का तरीका हिंदू का अलग, मुस्लिम का अलग, विरासत का नियम हिंदू का अलग, मुस्लिम का अलग, गोद लेने का नियम हिंदू, मुस्लिम में गोद लेने का अधिकार ही नहीं दिया बहन बेटियों को। उसकी प्रॉब्लम क्या हो, उससे देखो दिक्कत क्या आ रही है। मान लो बच्चे नहीं हुए, गोद ले नहीं सकते, तो वंश चलाने के लिए क्या करेंगे? दूसरी शादी। एक पॉलीगैमिक बड़ा कारण ये भी है। और इधर देखो आप, मान लीजिए कि बच्चे नहीं हुए, पति पत्नी दोनों चाहते हैं कि भाई ठीक है, जो छोटी वाली बहन उससे शादी कर ले, घर परिवार में कोई और शादी कर ले, हमारा परिवार चलता है, हमारा खानदान चलता है। मतलब दोनों परिवारों की सहमति है, पति पत्नी की सहमति है, उसके बावजूद भी अगर दूसरी शादी करेंगे 7 साल सजा होगी। और एक तरफ सहमति हो चाहे ना हो, 4 शादी हो सकती है। ये संविधान है या बहुविधान है? जोर से बोले जरा। संविधान का मतलब समान विधान होता है। तो संविधान की आड़ में क्या चल रहा है यहां पे? और एक बड़ा जो खतरा चल रहा है इस देश को, मैं आपको बात शुरुआत मैंने यहां से किया था कि ये हमारा संविधान हमारी सनद लागू करना कितना जरूरी है। 100%। आर्टिकल 47 कहता है इस देश को नशा मुक्त और शराब मुक्त राष्ट्र घोषित करो। संविधान का आर्टिकल 47 क्या कहता है? भारत को नशा मुक्त और शराब मुक्त राष्ट्र घोषित करो। ये हमारी सरकारों को संविधान डायरेक्शन देता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि आर्यन खां पकड़ा गया था, 25 दिन चली है उस पर डिबेट। हालांकि अगर वो रोज 1 लाख रुपए की नशा करे तब भी शाहरुख खान की सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन उस पर 1 महीने चर्चा हुई। इस देश में 5 करोड़ पिता नशेड़ी बच्चों से परेशान है। कितने? 5 करोड़। 4 करोड़ लगभग पत्नियां अपने नशेड़ी पतियों से परेशान है, और 8 करोड़ बच्चे अपने नशेड़ी माँ बाप से परेशान है। कभी चर्चा नहीं होती, कभी चर्चा नहीं होती। 8 करोड़ बच्चे, 5 करोड़ पिता, 4 करोड़ पत्नी, 8 4 12, 12 5 17, माता भी परेशान होंगी। 20 करोड़, 20 करोड़ लोग नशे से अफेक्टेड है, उसकी चर्चा नहीं है। आर्यन खां चला गया, उसकी चर्चा हो गई, जब उसका बाप खुद ही कह रहा था कि तो कोई बात नहीं, नशा करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये संविधान को 100% लागू करना जरूरी है। इस संविधान का आर्टिकल, हमारे संस्कृति से वेद पुराण खत्म कैसे हुए आप समझिए इसको। हमारे जितने वेद पुराण है सारे संस्कृत में है। संस्कृत हमें लिखना पढ़ना बोलना आता नहीं। संविधान का आर्टिकल 351 सरकार को निर्देश देता है ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करो कि सभी भारतीयों को हिंदी और संस्कृत लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए। आप समझ रहे हो? तो मैं फिर से कह रहा था, जो ड्राइवर ईमानदारी से अपना काम न करे उसको क्या कहते हैं? हराम को। जो हराम न खाए हराम। जो डॉक्टर वेतन लेने के बाद इलाज न करे उसको क्या कहते हैं? जोर से बोलो भाई, डर क्यों ना। जो टीचर वेतन लेने के बाद ठीक से बच्चों को न पढ़ाए उसको क्या कहते हैं? जो सांसद कानून न बनाए उसको क्या कहते हैं? देखो, लोकल लैंग्वेज में हराम को ठीक है,
कोई बहुत अभद्र नहीं, कामचोर कह लो, हरामखोर कह लो, जो कह लो, भाषा ठीक है, कोई गाली थोड़ी दे रहे। भाई जिस काम के लिए वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिल रहा है वो काम ही नहीं कर रहे, और वो जिस काम की कोई लागत नहीं है। सरकार का कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें 10-20 लाख रुपए खर्च नहीं होते। इवन बिल्डिंग बनने के बाद उद्घाटन करने में 50 लाख रुपए खर्च हो जाता है। कितने लोग फायदा होता है? एक हॉस्पिटल से कितने लोग फायदा होगा? 1 करोड़। एक एक्सप्रेसवे से कितने लोग फायदा होगा? 5 करोड़। एक एयरपोर्ट से कितने लोग फायदा होता है? 50 लाख। लागत तो आती है ना। इस संविधान को 100% लागू करने और घटिया अंग्रेजी कानूनों को बदलने क्या लागत है? और मैं तो कहता हूं दुनिया का सबसे अच्छा कानून बनाने में चलो फिर भी थोड़ा बुद्धि खर्च करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। एक काम शुरू हो जाए, जैसे हमारे वित्त मंत्री ऑस्ट्रेलिया के वित्त मंत्री, अमेरिका के वित्त मंत्री सब बैठक करते हैं, तो आप लोग वो दोनों लोग क्या करते हैं? वित्तीय बातें एक दूसरे शेयर करते हैं, फाइनेंशियल डिस्कशन करते हैं। हमारे रक्षा मंत्री फ्रांस के रक्षा मंत्री अमेरिका के रक्षा मंत्री से बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, डिफेंस की बातें करते हैं। हमारे कानून मंत्री ज्यादा नहीं केवल 3 देशों से बात करना शुरू कर दें, वहां के कानून मंत्री से, एक अमेरिका का कानून मंत्री, एक सिंगापुर के, एक चाइना के। अमेरिका अपना कानून देने को पैसा मांगेगा क्या? नहीं। फ्रांस से एक राफेल लेते हैं 1500 करोड़ लगता है। फ्रांस का अच्छा कानून लेने कोई कीमत है क्या? नहीं। अमेरिका से हजारों करोड़ हम आयात करते हैं, अमेरिका के अच्छे कानून लेने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं। कानून बदलने की जरूरत है, क्योंकि मैं आपको केंद्र और राज्यों का टोटल बजट 70 लाख करोड़ रुपए है। कितना? 70 लाख करोड़। सेंटर और स्टेट्स का टोटल बजट है 70 लाख करोड़। अनुमान के अनुसार इस बजट का 20% घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली में जाता है, यानी 14 लाख करोड़। ब्राजील की टोटल बजट से ज्यादा भारत में घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली में चला जाता है। 14 लाख करोड़ रुपए केवल इधर का उधर हो जाते हैं। सिचुएशन तब बदलेगी जब सब जगह के सब उठेंगे। रास्ता खींच में मैंने बताया, रास्ता इधर से भी खींचा जा रहा है, उधर से भी खींचा जा रहा है। कुछ लोग इधर से रास्ता खींचते रहेंगे, बात बनेगी नहीं। ज्यादातर लोग इधर आ जाएंगे, क्योंकि कानून, मैंने आपको शुरुआत में क्या कहा था, कानून बनता किसके लिए? या तो वोट के लिए, या तो नोट के लिए। सड़क बनती है वोट और नोट के लिए। जितने काम होते हैं वोट और नोट के लिए। लेकिन चूंकि कानून बनने से नोट कम होगा, वोट आ नहीं रही है, इसलिए उस पर चर्चा नहीं हो पा रही। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास टाइम नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को टीआरपी की चिंता, उसको भी पॉलिटिकल पार्टियों को वोट की चिंता होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को टीआरपी की चिंता होती है, इसलिए वो भी नहीं चर्चा करना चाह रहा। लेकिन भारत और भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए संविधान को 100% लागू करना और अंग्रेजी कानूनों को खत्म करना बहुत जरूरी है। कानून ऐसा हो जिसके यूज होने की संभावना 90% और मिस यूज होने की संभावना 10% होनी चाहिए। ऐसा कानून नहीं होना चाहिए एक मुख्यमंत्री मुकदमा वापस ले आतंकवादियों का। इतनी छूट नहीं होनी चाहिए, इतनी छूट नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी इतने कॉम्पिटेंट लोग हम हैं। मैंने आपको घुसपैठ वाली बात बताई, असम के एनआरसी के फेल होने का मूल कारण है भ्रष्टाचार। घुसपैठियों ने घूस दे के आधार बनवाया, राशन कार्ड बनवाया, वोटर आईडी बनवाया, बैंक में खाता खुलवा लिया, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया। जब एनआरसी का नंबर आया फिर उन्होंने लेखपाल पटवारी को पैसा दिया, नाम रजिस्टर्ड नाम जुड़वा लिया, अब दोबारा फिर एनआरसी होने जा रही है। अगर हमने कठोर कानून नहीं बनाया तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा नसबंदी घोटाला आएगा। नसबंदी घोटाले का मतलब सरकार कहे कि हम नसबंदी कराने वालों को 1 लाख देंगे, 50,000 डॉक्टर ले लेंगे, 50,000 नसबंदी जिसकी होगी कागज पे, वो कागज पे नसबंदी हो जाएगी, एक्चुअल नसबंदी नहीं होगी। और इतिहास आप उठा के देखिए, जिन राज्यों में
जिन राष्ट्रों में कानून व्यवस्था कमजोर थी वहां सनातन खत्म हो गया। रशिया बहुत लिबरल था, कानून बहुत कमजोर थे, उनके लोग सर्वधर्म समभाव की बात करते थे, खत्म हो गए। गंधार में कानून कमजोर था, स्ट्रिक्ट नहीं था, राजा लिबरल हुए। 1805 में मैंने बताया पंडित नंदराम टिप्पू, ऑस्ट्रेलिया डूब गया तो क्या बोलते हैं अफगानिस्तान, क्योंकि आप जरा अपने घर में सोचो, हम घर बनाते हैं ना, तो घर के बाहर एक बाउंड्री क्यों बनाते हैं? जरा जोर से बताओ कि बाउंड्री क्यों बनाते हैं घर के चारों तरफ? किसकी सुरक्षा के लिए? आवारा पशु ना आ जाए, आवारा पागल कोई आदमी ना आ जाए, कोई जानवर ना आ जाए, कुत्ता ना आ जाए, बिल्ली, उसीलिए बनाते हैं ना। जैसे घर की सुरक्षा के लिए घर में दरवाजे के बावजूद एक बाहर हम बाउंड्री बना देते हैं, अंदर कोई घुसे ना, वैसे ही कानून और बाउंड्री छोटी होगी तो फांद के आना आसान होगा, थोड़ी बाउंड्री ऐसी बनाई थी लोग फांद के ना आ पाए। सेम चीज है अपने कानून का। कानून जितना स्ट्रिक्ट होगा, जितना इफेक्टिव होगा, उतना ही सनातन धर्म मजबूत होगा। अब राजा बहुत अच्छा हो, डॉक्टर बहुत अच्छा हो, लेकिन दवाई घटिया है, तो बीमारी केवल डॉक्टर के दम पे कितनी दिन तक बीमारी ठीक होगी? डॉक्टर भी अच्छा हो, दवा भी अच्छी हो, तो डॉक्टर की एफिशिएंसी 5 गुना बढ़ जाएगी। मानते नहीं मानते सब लोग? हमारे पास यूपी में बहुत अच्छा डॉक्टर है, अब अगर कानून अच्छे हो जाए तो डॉक्टर की एफिशिएंसी 5 गुना और बढ़ जाएगी। हमारे पास सेंटर बहुत अच्छा डॉक्टर है, कानून अच्छे हो जाए डॉक्टर की एफिशिएंसी 5 गुना और बढ़ जाएगी। 14 लाख करोड़ रुपए जो घूसखोरी, कमीशन खोरी, दलाली में जा रहा है, ये बच जाए, सोचिए कितनी बड़ी लागत होगी, कितना बड़ा अमाउंट है, छोटा अमाउंट नहीं। और सबसे बड़ी बात ये, उससे जो बड़ा खतरा हो रहा है, नक्सलियों की फंडिंग हवाला से। किससे हो रही है? माओवादियों की फंडिंग, जोर से बोलो, जिहादियों की फंडिंग, कट्टरपंथियों की फंडिंग, कश्मीर के अलगाववादियों की फंडिंग। पहले तो अलगाववादियों की फंडिंग हवाला से हो रही थी, आजकल तो भारत में जाति का जहर घोलने के लिए भी बड़ी फंडिंग आ रही है। मैं सर कुछ ऐसे 2-3 सांसदों को जानता हूं जो भूतपूर्व सांसद हो गए, सुबह से लेकर शाम तक केवल दलित बनाम श्रवण करते रहते हैं। मुझे बाद में पता चला उनको 1-1 लाख रुपए एक ट्वीट करने का मिलता है। वो दिन भर में 5 ट्वीट कर देते हैं, उसी उनका 5 लाख आ जाता है। इसलिए कह रहा हूं, और हवाला अटैची में चलता है नोट, ये पूरी दुनिया का सर्वे बता रहा हूं। जिस देश में करेंसी जितनी ज्यादा बड़ी होती है, करप्शन उतना ज्यादा होता है। करेंसी जितनी छोटी होती है, करप्शन उतना कम होता है। भाई 100 की नोट आप एक अटैची में रख दो, अगर मान लो 1 करोड़ हुई, उसी अटैची में आप 2000 की नोट रख दो, कितना हो गया? 20 करोड़। जिस अटैची में 100 की नोट 1 करोड़ आएगी, उसी में 2000 की नोट 20 करोड़ हो गया, नहीं हो गया? तो स्वाभाविक सी बात, हवाला तो अटैची से ही चलता है। जितनी ज्यादा करेंसी होती है, उतना ही ज्यादा करप्शन होता है। और इतिहास गवाह है, जहां पे एक संस्कृति को नष्ट करने के लिए पूरी दुनिया पैसा झोंक रही है, खाड़ी देशों से एफसीआरए के जरिए आ रहा है, हवाला के जरिए आ रहा है। वहां अगर हमने ऐसे कानून नहीं बनाए कि आदमी हवाला करने के बारे में 5 बार सोचे, तो याद रखिए कुछ लोगों के तो मजे आ सकते हैं, लेकिन स्थिति ठीक नहीं होगी। तो हमारी सरकार ने क्यों बड़ी नोट बनाई जो अच्छी मानी जाती थी? अच्छा मान के दिया हमको जी। तो मैं सवाल, एक अंग्रेजी कानून खत्म हो, मैंने आपको अंग्रेजी कानून का दुष्परिणाम बताया। दूसरा, संविधान लागू हो। कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र घोषित करो, कुछ लोग कहते हैं जी संविधान बदल दो। ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 20% संविधान जो बचा हुआ है उसी को लागू करने की जरूरत है।
इतना बढ़िया संविधान कहां मिलेगा जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये सरकार की ड्यूटी है ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें कि लोगों को हिंदी संस्कृत लिखना पढ़ना बोलना है। इतना तक लिखा हुआ है, और क्या चाहिए भाई? समान शिक्षा होना चाहिए, संविधान में लिखा है। समान नागरिक संहिता होना चाहिए, संविधान में लिखा है। घुसपैठ नियंत्रण कानून होना चाहिए, संविधान में लिखा है। धर्मांतरण नियंत्रण कानून होना चाहिए, संविधान में लिखा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, संविधान में लिखा हुआ है। जनसंख्या विस्फोट इतना बड़ा खतरा है। सनातन धर्म के लिए दो ही खतरा है, एक है करप्शन, दूसरा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। 70,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा है। कितना? रूस की जनसंख्या 15 करोड़ है, हम 150 करोड़। चाइना का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है। चाइना की जनसंख्या 144 करोड़ है, हम 150 करोड़ है। ब्राजील क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा, जनसंख्या 22 करोड़ है, हम 150 करोड़ है। ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा, जनसंख्या 2.5 करोड़ है, हम 150 करोड़। मतलब दुनिया के 2% जमीन पे, दुनिया की 2% जमीन पे दुनिया की 20% आबादी रहती है। दुनिया का 4% पानी दुनिया की 20% आबादी पी रही है। स्थिति खतरनाक, इससे और ज्यादा क्या होगी आप जरा सोचते हैं। और 70,000 बच्चे, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, वहां 900 बच्चे रोज पैदा होते हैं, हमारे 70,000 बच्चे रोज पैदा होते हैं। कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा, जनसंख्या मात्र 4 करोड़, बच्चे पैदा होते हैं 1200, हमारे जनसंख्या 150 करोड़, बच्चे पैदा हो रहे हैं 70,000। और 70,000 तो सरकारी आंकड़े। चीन अगर कह रहा है कि हमारे यहाँ 44,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो 44,000, क्योंकि 100% बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं। हमारे यहाँ तो 20% बच्चे आदमी घर में पैदा हो जाते हैं, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, उनको सरकार को पता नहीं चलता बच्चे पैदा भी हो गए। चाइना में तो सिस्टम है कि पैदा हुआ 24 घंटे के अंदर उसका यूनिक आईडी जनरेट हो जाता है। हमारे यहाँ बच्चा जब स्कूल जाने लगेगा तब सरकार को पता चलेगा अच्छा ये भी पैदा हो गया। इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है। और इसके लिए सर मैंने जब 10 साल पहले जनसंख्या नियंत्रण पे काम शुरू किया, लोगों के पास जाके कहता था, कोई मानने के लिए तैयार नहीं। बहुत लोगों से मिला मैं कि भैया जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना बहुत जरूरी है, बनाना बहुत जरूरी है, कोई मानता ही नहीं था। मैंने 200 कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी खरीदी, संविधान की 200 संविधान खरीदे, उसमें फ्लैग लगाया संविधान में, वो जहां पे जनसंख्या नियंत्रण लिखा हुआ है, गाड़ी में रख लिया, परमानेंट उसको पीछे सीट में रख दिया। जब जहां कोई सांसद टकराए एक संविधान कॉपी उठा दे दूंगा। सांसदों को दिया, तब भी 2-3 सांसदों ने बोलना शुरू किया, सबने बोलना नहीं शुरू किया। फिर सुप्रीम कोर्ट मैंने पीआईएल किया, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल एडमिट हो गई, सरकार को नोटिस जारी हो गया। अब थोड़ा वो विषय मुद्दा बन गया। दैनिक जागरण का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दैनिक जागरण ने इस पे बड़ा आगे बढ़ के कई बार इस पे आर्टिकल्स भी छापे। एक जो अखबार की एक भूमिका होती है उस अखबार को अच्छी निभा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, विषय सारे सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। समान शिक्षा का विषय सुप्रीम कोर्ट में है, समान नागरिक संहिता विषय सुप्रीम कोर्ट में है, जनसंख्या नियंत्रण विषय सुप्रीम कोर्ट में है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी, मतलब गजब का खेल चल रहा माइनॉरिटी का। तो लक्षद्वीप के 2% हिंदू, लक्षद्वीप में हिंदू कितने बचे हैं? वो मेजॉरिटी कहलाते हैं। मुस्लिम 97% ऑफ माइनॉरिटी कहलाते हैं। उसका तो डिफिनेशन ही तय नहीं हुआ है, माइनॉरिटी का डिफिनेशन क्या होगा। आप जरा सोचो, इतनी अंधेर गर्दी दुनिया में कहीं आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। लद्दाख में हिंदू केवल 1% बचा है, वो माइनॉरिटी नहीं है। 50% बौद्ध और 46% मुस्लिम माइनॉरिटी कहलाते हैं। मिजोरम में हिंदू केवल 2% बचे हैं, वो बेचारे माइनॉरिटी नहीं है। जो कम्युनिटी एक्चुअल में वहां पे 90% है, माइनॉरिटी बनी हुई। नागालैंड के 8% हिंदू मेजॉरिटी कहलाते हैं, 88% क्रिश्चियन माइनॉरिटी कहलाते हैं। मेघालय के 11% हिंदू मेजॉरिटी कहलाते हैं, 88% क्रिश्चियन माइनॉरिटी कहलाते हैं। फिर उस कानून को भी मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। मैंने कहा भाई जब इस देश में
माइनॉरिटी मेजॉरिटी तो उन देशों में होना चाहिए जो देश किसी एक मजहब के आधार पर चल रहा हो। जब इस देश का संविधान कहता है सब लोग समान हैं, इस देश में मैंने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी, आपको बताता हूं कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी वहां होना चाहिए जहां कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रहा है, भारत में संविधान चल रहा है, सबके लिए समान विधान चल रहा है। तो फिर यहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्या जरूरत? भाई पाकिस्तान में माइनॉरिटी मेजॉरिटी समझ में आती है, शरिया से चलने वाला देश है, तो जो लोग गैर मुस्लिम है वो माइनॉरिटी हो गए। बांग्लादेश में माइनॉरिटी मेजॉरिटी समझ में आता है, मुस्लिम जो गैर मुस्लिम है माइनॉरिटी कहलाए। भारत में माइनॉरिटी मेजॉरिटी करने की जरूरत? फिर मैंने जो माइनॉरिटी कमीशन है इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, फिर माइनॉरिटी कमीशन एजुकेशन एक्ट है इसको चैलेंज किया। जो काम अंग्रेज छोड़ के गए थे उसमें से कई सारे काम हमारी कांग्रेस की सरकार ने भी किया। ताली बजाइए कांग्रेस के लिए। जिम्मेदारी के साथ जो काम अंग्रेज छोड़ के गए थे उसमें कई काम अंग्रेजों ने किया। उदाहरण के लिए कांग्रेस ने क्या किया, 1991 में एक कानून बनाया। अरे एक बात और जरा नोटिस करना, बिल्कुल टाइम ओवर हो चुका है, अगर बहुत 10 मिनट और ले लो क्या? अरे सत्य मोदी हो। कांग्रेस ऐसे काम करती है, कानून का जो नाम होगा उसका गुण उसका बिल्कुल उल्टा होगा। नाम से लगेगा बहुत अच्छा कानून है, लेकिन एक्चुअल उसका इफेक्ट बड़ा उल्टा होगा। जैसे 1991 में कानून बनाया पूजा स्थल कानून। क्या नाम बनाया? अब नाम से लग रहा है यार कोई धार्मिक, कोई अच्छी चीज है, कोई पूजा स्थल से संबंधित कानून है, लेकिन एक्चुअल वो कानून ये कहता है अयोध्या के अलावा और किसी कोई विषय कोर्ट जाइएगा नहीं। वो पूजा स्थल कानून ये कहता है कि भगवान भोलेनाथ का जो विवाद चल रहा है यहाँ पे वो कोर्ट जा ही नहीं सकता, मथुरा का विवाद कोर्ट जा ही नहीं सकता, ये कहता है कानून। उसको मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पीआई को एडमिट कर लिया है, सरकार को नोटिस जारी किया। उसके बाद उन्होंने 1992 में दूसरा कानून बनाया। मतलब इस देश में माइनॉरिटी कौन है संविधान में डिफाइन नहीं, माइनॉरिटी कौन है किसी कानून में डिफाइन नहीं। माइनॉरिटी कमीशन भी बन गया, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बन गई, लेकिन माइनॉरिटी को पता ही नहीं, हु इज माइनॉरिटी डोंट नो। माइनॉरिटी कमीशन भी चल रहा, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री भी चल रही। तो 1992 में नरसिंह राव की सरकार ने दूसरा कानून बनाया था। ये सारा अयोध्या का विवाद शुरू हुआ था उससे निपटने के लिए उन्होंने सब काम किए थे। अयोध्या के
परिवर्तन के सोचने की प्रेरणा कहाँ से मिली, उस पर थोड़ा सा भाई सबको पैसे के सोचते हैं। देखो मैं इंजीनियर था, इंजीनियरिंग छोड़ के आया था यही सोचने के लिए आया था, नहीं तो मैं इंजीनियर बना रहता इंजीनियरिंग की नौकरी में। ठीक। तो प्रेरणा इसलिए मिलती है, प्रेरणा इसलिए मिली कि मैंने लगभग 150 देशों की हिस्ट्री पढ़ी और वहां हिस्ट्री पढ़ने के बाद मुझे पता चला जिन देशों में कानून घटिया थे, मैं वहीं से उत्तर देता हूं। मुझे ये मोटिवेशन उन 150 देशों ने दिया। उन 150 देशों की हिस्ट्री में मुझे एक बात समझ में आई, जहां जहां कानून घटिया थे और राजा लिबरल, वहां सनातन खत्म हो गया। तो जितने हमने 1.5 घंटे विषय किया है सब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा चुके हैं। वहां से हमें समझ में आया कि जब हमारा धर्म ही नहीं बचेगा, सनातन संस्कृति नहीं बचेगी, तो मैं इंजीनियर बन के करूंगा क्या, रह के करूंगा क्या। और दूसरा, एक पेरेंट्स के नाते जरा आप समझिए, हम अपने बच्चे का अच्छा भविष्य देना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा बच्चा अच्छे तरीके पढ़ लिख ले। मकान बनाते हैं तो हम ऐसा मकान नहीं बनाते केवल हमारे काम आए, हम चाहते हैं हमारे बच्चे के काम आए। एक बार आप बेटा एक बार बेटा थोड़ा रुक जाओ। हम कुछ भी करते हैं अपने लिए कम, अपने बच्चों के लिए ज्यादा करते हैं। तो मेरा सारे पेरेंट्स से निवेदन है कि आप अपने पेरेंट्स के भविष्य की चिंता करो। 20-30 साल के बाद उसके साथ क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या वो इतना स्वतंत्र होकर रह पाएगा जितना हम रह रहे हैं। इतिहास, हिस्ट्री, एविडेंस तो कुछ अलग ही कहते हैं। एविडेंस तो कहता है कि 1805 में अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री पंडित नंदराम टिप्पू थे। इतिहास तो कहता है कि नागालैंड में नागा संस्कृति होती थी, नागा साधु होते थे, नागा रीति रिवाज होता था। उस नागालैंड में नागा खत्म हो गए। इतिहास तो कहता है कि लक्षद्वीप हमारा अध्यात्म का केंद्र होता था, वहां जाके लोग चिंतन मनन करने जाते थे, वहां लोग केवल ध्यान करने जाते थे। उस लक्षद्वीप में हम लोग 2% बचे। इसका मोटिवेशन यही से आया। 1978 में मैंने लॉ पास किया जी, और विश्व के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय विद्वान आर्के मिश्रा ने संविधान हम लोग को पढ़ाया, लेकिन उसमें हम ये नहीं पढ़े। समय में बने कानून है उनके परिवर्तन की बात नहीं, लेकिन हम देखते हैं आज किसी भी सरकार है, 10 साल लगभग दूसरे समय भी चल रहा है। हम कहते हैं कि हमारे मत की सरकार है जो जिसमें कंफर्टेबल फील करते हैं, सकारात्मक परिवर्तन की आशा करते हैं। लेकिन एक नौकरशाही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है। सवाल क्या है? सवाल यही बता रहे आपने भ्रष्टाचार और अंग्रेजों के समय बने कानूनों को मुख्य विषय आपने मुद्दा बनाया कि अगर ये हट जाए तो हमारे परिवर्तन और हमें बहुत हमारे लिए आसानी होगी अपनी जो। तो नौकरशाही हमेशा इसका विरोध करती है, भ्रष्टाचार को पालन पोषण करना और हमेशा हर बदलाव में बाधा खड़ी करना। सरकार कानून बना देगी, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देगी, लेकिन उसको जो डिफाइन करके लागू करने की आएगी नौकरशाही कह देगी कि हम असमर्थ हैं। उसमें सरकार कोर्ट भी बहुत ज्यादा दबाव नहीं बना पाती है, भाई प्रैक्टिकल ग्राउंड पर आप ही काम कर रहे हैं। सवाल क्या है? ये जो नौकरशाही का जो इंस्टीट्यूशन है, इसका जो अवरोध है कैसे खत्म होगा, ये चीज सवाल है। देखो मैं आपको इकोनॉमिक्स पे डिटेल जाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको 5 बिंदु बताता हूं और वो बिंदु दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज में चल रहे हैं। चाइना, यूके, सिंगापुर, फ्रांस वगैरह उसको लागू कर रहे हैं। उसके आधार पर मेरा मानना है आप 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दीजिए, परमानेंट। संपत्ति को आधार से लिंक कर दीजिए और कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट सेट कर दीजिए 5,000 या 10,000 रुपए। भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा।
कानून आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको, शायद आप थे नहीं उस समय, मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अफ्रीका में गांधी जी की परपोती ने केवल 3 करोड़ का घोटाला किया तो 7 साल की सजा हुई। भारत में 1,86,000 करोड़ के कोयला घोटाले में भी 7 साल सजा नहीं। कानून घटिया है ना। दूसरा, आप सर्च करना लॉन्गेस्ट सेंटेंसेस, जो लोग गूगल कर सकते हैं करिएगा जरा। अमेरिका में 800 साल सजा होती है, लोग जिंदा नहीं रहते 800 साल, लेकिन सजा होती है। उसका मैसेज केवल ये होता है, समाज को क्लियर कट मैसेज देना। आज की डेट में, अभी 10 दिन पहले किसी को हवाला करने में, मनी लॉन्ड्रिंग करने में 600 साल सजा हुई है। अभी 3 महीने पहले चाइना में एक फैक्ट्री के मैनेजर को फांसी हुई है। वो बाकी सारे अपराध माफ कर सकते हैं, करप्शन माफ नहीं करते। क्यों? क्योंकि बाकी अपराध तो इंस्टेंट हो सकते हैं। ठीक है सर, पुस्तक दे दो, पुस्तक दे दो, ठीक। जल्दी दे दो। मैं लोगों का सवाल ले लेता हूँ जरा। फट से दे दो, दे दो। ऐसा वो बंद है। अच्छा ठीक है। क्यों? क्योंकि बाकी अपराध अनप्लान्ड हो सकते हैं। दोनों की बाइक लड़ी और गला दबा दिया, रोड रेज हुआ, मर्डर हो गया, अनप्लान्ड हो सकता है। लेकिन एक नशे का कारोबार और एक करप्शन, ये प्लांट में होता है, होशो हवास में होता है, सोचे समझे तरीके से होता है। इसलिए यूके में, सिंगापुर में, फ्रांस में, अमेरिका में, चाइना में करप्शन के मामले में और नशे के मामले में बहुत तगड़ी सजा रखी हुई है। उनका ये कहना है कि एक बार मर्डर भी इंस्टेंटली हो सकता है, गुस्सा आया, गोली निकाला, गोली मार दी, उसकी सजा कम हो सकती है। लेकिन ड्रग और करप्शन, इसलिए अगर आप गूगल करेंगे, तभी कुछ दिन पहले उन्होंने दिया था 1,44,000 साल सजा दिया अमेरिका में। गूगल करना लॉन्गेस्ट सेंटेंसेस इन द वर्ल्ड, तो आपको मिलेगा उसमें किस तरीके से अमेरिका देता है 6,000 साल सजा, 8,000 साल, 10,000 साल। आदमी जिंदा नहीं रहता, अलग बात है। और किसी का? जैसे आपने कहा कि संविधान 20% लागू है, तो मैं जो पढ़ा हूँ, थोड़ा बहुत मतलब बहुत ज्यादा संविधान नहीं पढ़ा हूँ, जगह का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे पढ़ाया कि जो भी हमारे देश में संविधान बना, जो लिखा गया, वो ब्रिटिश उपनिवेशिक देशों से ला करके वो कॉपी और पेस्ट किया गया। तो क्या वो संविधान भारतीय संस्कृति के या भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय लोगों के प्रति? समझ गिलास आधी खाली है, आधी भरी है, नजरिए की बात है। कुछ लोग कहते हैं संविधान में सेकुलर वर्ड आ गया, सेकुलर वर्ड आ गया, सेकुलर निकालो, सेकुलर खत्म करो, ऐसा लोग कहते रहते हैं। मैंने उस सेकुलर वर्ड यूज करके अपनी 12 पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में एडमिट कराई। वो भाला रखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए वो भाला कैसे चलाना है। आप नहीं चलाओगे, सामने वाला चलाएगा। तो जिस सेकुलर वर्ड को लोग कहते हैं निकालो निकालो, उस सेकुलर वर्ड को यूज करके मैंने 12 पीआईएल एडमिट कराई सुप्रीम कोर्ट में। तो 20% संविधान बचा हुआ है। मैंने आपको बताया, ये भारत का संविधान इतना तक कह रहा है कि देश के सभी नागरिकों को आर्टिकल 351 हिंदी और संस्कृत लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए। इससे ज्यादा और क्या चाहते भैया? हिंदू राष्ट्र घोषित करके क्या कर लोगे? और असंभव की बात क्यों कर रहे हो? पहले संभव वाली बात कर लो। जब अभी रिकॉर्ड संविधान की शपथ लेने वालों से इतना तो आप कह ही सकते हो भाई संविधान लागू करो। संविधान की शपथ लेने वालों से इतना तो कह ही सकते हो भाई आपको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला इस काम के लिए मिलता है कि आप अच्छा कानून बनाओ। आप हराम की क्यों खा रहे हो? पहले वो कर लो, फिर बाद में। आपके सब पीआईएल की कॉपी अवेलेबल रहेगी क्या पीडीएफ में? आप गूगल करिए पीआईएल मैन ऑफ इंडिया, उसमें बहुत सारे आपको मिलेंगे। सर मेरा एक सवाल है कि हमारी सरकार और हमारा सिस्टम बैकडोर से जो है जिहादियों को यूपीएससी के माध्यम से जो एंट्री दे रहा है, ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में जो है इस्लामिक स्टडीज को किया गया और बाकी को नहीं किया जा रहा है। तो इस पे आप थोड़ा मार्गदर्शन करिए, क्या इसको लेके हम लोग कुछ कर सकते हैं? 14 के बाद ही आया है और अभी लगातार इस पे चल रहा है। 40-50 लोग आईएएस हो गए पिछले दरवाजे से, 100% मार्क्स फुल ऑब्टेन कर रहे हैं इस सब्जेक्ट से। उस पे थोड़ा सा कई बार क्या होता है, करना कुछ और होता है, दिखता कुछ और है, प्रभाव कुछ और होता है।
उसके लिए मैंने कुछ किया है, एक बार एडमिट होने तो फिर बताता हूँ। रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट शुड बी रिमूव्ड और मेरी भाई आग्रह ये है कि मुझे वहां चलना है। तो हम लोग उस सत्र में एक लास्ट वैसे तो आपने शुरुआत कर दी। बाकी सवाल एक काम करें, वन ले लेंगे। मैं चलता कहीं हूँ। बस ये लास्ट ऐसे इन्होंने बात की डॉक्टर रमेश गांधी एयरपोर्ट से अभी नीट के एग्जाम्स हुए 219 मार्क्स यानी कि 20% मार्क्स जिनके आए हैं रिजर्वेशन कैटेगरी में वो डॉक्टर बनेंगे। 5 साल बाद जिनका मानसिक स्तर उतना है ही नहीं, चाहे किसी भी कास्ट के हो, अगर वो डॉक्टर बनेंगे तो भारतीय स्वास्थ्य इंडेक्स का क्या होगा। और ऐसे हर मेडिकल कॉलेज में है, तो क्या स्वास्थ्य और ऐसे सेंसिटिव सब्जेक्ट्स में रिजर्वेशन अप्लाई होना चाहिए? ये बहुत ही शर्मनाक बात। चर्चा विमर्श किया। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद करते हुए विशेष धन्यवाद हम इस समानांतर सत्र के लिए पंडित शिवेंद्र त्रिपाठी जी एवं कर्ण शंकर पांडे जी को देना चाहता हूँ। आपके सफल इस आयोजन में आपकी भूमिका बहुत ही सराहनीय रही। इसलिए और एक बार जोरदार ताली बजाएंगे स्वागत में। हर हर महादेव। और एक सत्र वहां प्रारंभ है। आप सभी से निवेदन है कि संस्कृति संसद के इस आयोजन में अपनी महती भूमिका, अपनी शारीरिक उपस्थिति के साथ, मानसिक उपस्थिति के साथ वहां पर दर्ज करावें, उपस्थित करावें। बहुत सुंदर प्रयास, सफल प्रयास। एक काम करें, पहले इधर चलते हैं और उसके बाद आप सभी लोग से निवेदन है कि आइए, सभी लोग आइए। आप लोग से यहाँ उपस्थित सभी लोगों से निवेदन है कि लद्दाख के माननीय सांसद जी का सत्र अंदर शुरू हो गया है, तो आप लोग वहां पहुंच जा सकते हैं। हेलो 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 हेलो
तो चलेंगे क्या ये देख के गए आप उधर ही चलेंगे फिर अब तो हमारे साथ में तो अगर आपको बीच में जाना है यहाँ का हो गया प्रोग्राम खत्म हो गया यहाँ पे हेलो